हेलो दोस्तों, एसएससी सीजीएल मेंस 2024 रीजनिंग के 60 क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन करने वाले हम इस वीडियो में। और आपको जानकर बहुत ही अच्छा लगेगा कि इस बार भी रीजनिंग के 56 आउट ऑफ 60 क्वेश्चन मतलब प्लस 90% क्वेश्चन गॉडफादर रीजनिंग से आए हैं। ये बुक राजा सर की 18 साल के एक्सपीरियंस और मेहनत का परिणाम है। ये बुक भी चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट वाइज तो है ही, ठीक है। सर की सीजीएल 2011 में फर्स्ट रैंक ऑल इंडिया रैंक 24 थी। सर ने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का जॉब छोड़कर पिछले सालों के अंदर पूरी क्वालिटी एजुकेशन मतलब बेहतरीन अप्रोचेज डेवलप करने के लिए और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए अपना पूरा टाइम दिया है। इस टाइम के अंदर सर ने बहुत सारी बेहतरीन अप्रोचेज भी बनाई, जिसमें से आपकी फेवरेट बन चुके हैं अब वैदिक मैथ का डिजिट सम, सीपीआर, लास्ट 2 डिजिट, नंबर लाइन, थॉट प्रोसेस और भी अप्रोक्सीमेशन रेंज। ये सारी अप्रोचेज सर ने अपने इस टीचिंग एक्सपीरियंस के दौरान बनाई है और अब ये आपकी भी फेवरेट बन चुकी है। ये जो बुक है आपको टेलीग्राम पर फ्री में मिल जाएगी। अगर आपको अपडेटेड वर्जन चाहिए तो आपको नियोन क्लासेज के ऐप पर जाना है, वहां पर ई बुक का सेक्शन बना हुआ है, वहां पे आप डाउनलोड करके इसको प्रिंट करवा सकते हैं। ये बुक चैप्टर वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज दोनों है, जैसे मैथ की बुक है उसी तरीके से है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। जो रीजनिंग का सॉल्यूशन है उसकी जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा, जो पेपर था वो थोड़ा आसान लेवल का था, तो मैंने थोड़ा फास्ट पेस में ही सोल्व करवा दिया है ताकि आपका ज्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। थोड़ा फास्ट पेस में मतलब कि लगभग 1.5 घंटे के लगभग का वीडियो बनेगा, तो आप पूरा देख सकते हैं। एनालिसिस के रूप में भी इस वीडियो को देख सकते हैं कि आपने एग्जाम के रूप में एग्जाम में कौन सी अप्रोच लगाई थी, आपसे उससे बेहतरीन अप्रोच यहां पर लगी है क्या, नहीं लग सकती, ठीक है। तो एनालिसिस के रूप में भी देख सकते हैं, पूरा डिटेल वीडियो आप अपने लर्निंग के रूप में भी देख सकते हैं, ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं 18 तारीख के सॉल्यूशन की, उसके बाद हम 20 का करेंगे। हाँ भाई, पहले 18 जनवरी का सोल्व कर लेते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है हमें ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन ये जो क्वेश्चन है इसके सिमिलर क्वेश्चन आपको पेज नंबर 2 पर मिल जाएगा, ठीक है, जो टेलीग्राम पर गॉडफादर की रीजनिंग की पीडीएफ है उसमें। यहाँ पर अब क्वेश्चन पे बात करते हैं। यू एन का पिता है, एन टी की बहन है, टी आई की पत्नी है, आई एल का पुत्र है, यू एल से किस प्रकार संबंधित है। हमें पूछा है यू एल का क्या लगता है, क्या रिलेशन है इनके बीच में। तो सबसे पहली ही लाइन में हमें दिया है यू एन का पिता है, तो यू का जो जेंडर है वो क्या है, मेल जेंडर का हो गया, मस्कुलाइन जेंडर, ठीक है। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन में देखो यहाँ पर क्या बताया, पत्नी, बहन और माँ, ये फीमेल जेंडर हो गए, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकते। केवल एक ऑप्शन में दिया है हमें पिता, लास्ट मेल जेंडर दिया है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। बाकी इसको फैमिली ट्री बना के सोल्व करते हैं। देखो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, जो मेल होगा उसको बॉक्स में, फीमेल होगा उसको सर्कल में, जो पिता बनेगा मतलब कि लोअर जनरेशन में आएगा तो इस एरो से, हस्बैंड वाइफ दोनों तरफ एरो से, ठीक है। और जो ब्रदर एंड सिस्टर हो गए वो इस लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। इसको प्लस माइनस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मेल को प्लस से, फीमेल को माइनस से, ठीक है। तो इसका फैमिली ट्री बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर यू एन का पिता है, यू एन का पिता हो गया, तो पिता हो गया तो मेल बन गया, और एन का हमें पता नहीं है अभी। एन टी की बहन है, टी की बहन है तो ये फीमेल बन गई, और टी की बहन है। फिर टी आई की पत्नी है, टी आई की पत्नी है, ठीक है, तो ये पत्नी बन गई तो ये पति बन जाएगा, ठीक है, और ये दोनों रिलेशन में आ जाएंगे, ठीक है। आई एल का पुत्र है, आई जो है एल का पुत्र है, तो ये लोअर जनरेशन में आ गया, और ये एल का हमें पता नहीं है किस जेंडर का है, ठीक है, एल का जेंडर नहीं पता हमें, ठीक है। अब हमें पूछा है यू एल से किस प्रकार संबंधित है। देखो यू जो एल है वो आई का पिता है, तो ये क्या बन गया इसका बेटा, ये पत्नी, और ये दोनों भाई बहन है, तो ये टी की पिता भी यू होगा, तो क्या बन गया, बेटे की पत्नी का पिता, पुत्र की पत्नी का पिता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हमें दिया गया है कोड आइडेंटिफाई करना है, और हमें बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में यूज करके हम कौन से स्टेटमेंट का यूज करके कंप्लीट आंसर कर सकते हैं। तो हम पहले पढ़ते हैं। देखो एक निश्चित कोड भाषा में फायर इन माउंटेन को CSIPH और बो के रूप में कोडिट किया गया है। हमें फायर का कोड पूछा है। अब फायर को कोड का आंसर हम किस स्टेटमेंट का यूज करके दे सकते हैं वो पूछा है। तो पहला स्टेटमेंट हमें दिया है माउंटेन इज कोडेड एज बो, BO, माउंटेन का कोड तो बो हो गया, तो ये माउंटेन हो गया। अब देखो क्या हम इससे फायर का आंसर दे सकते हैं, फायर का कोड बता सकते हैं। फायर का कोड हम नहीं बता सकते, फायर का कोड SI भी हो सकता है, PH भी हो सकता है, ठीक है, नहीं दे सकते, तो ये पर्याप्त नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, आइस एंड फायर इज कोडेड एज SI, YU और CA, ठीक है। ये हम देखो अब इसका यूज करके क्या हम आंसर दे सकते हैं। अब इन दोनों में कॉमन देखो, कॉमन क्या क्या है इसके अंदर, कॉमन देखो फायर और फायर, ठीक है, बाकी दोनों कॉमन नहीं है, तो ये जो कोड बचे हुए हैं, अब इन दोनों में कोड का कॉमन देख लो कौन सा है, ये SI और ये SI, मतलब हम इसका आंसर दे सकते हैं फायर का एग्जैक्टली कौन सा कोड होगा, कौन सा होगा, SI हो जाएगा, तो ये पर्याप्त है। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो पर्याप्त है। तो पहला अब इसमें ऑप्शन देखते हैं। देखो
क्या है, पहला जो है वो पर्याप्त नहीं है। कथन सेकंड डेटा अकेला प्रश्न को उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 1 डेटा पर्याप्त नहीं है। तो ऑप्शन डी अपना आंसर हो जाएगा। डाटा इज स्टेटमेंट सेकंड अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन व्हाइल द डाटा इन स्टेटमेंट 1 इज नॉट। ठीक है, यही हमने देखा है, अकेले 1 से हम नहीं दे सकते और सेकंड से हम अकेले का यूज करके दे सकते हैं। चलिए आगे। नेक्स्ट में हमें आइडेंटिफाई करना है एम्बेडेड फिगर। ये जो फिगर है, ये जो 4 फिगर है, ये जो फिगर दिया हुआ, इनमें से कौन से में हमें दिया हुआ है। हमें क्या करना है, रोटेशन अलाउड नहीं है, रोटेशन, इस फिगर को रोटेट नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो यहां पर देखो ये रोटेट हुआ है, यहां पर ये देखो सर्कल तो ऊपर चला गया, ये रोटेट हो गया, इसका मतलब ये नहीं है, इसमें भी रोटेट हो गया और इसमें तो उल्टा कर दिया, तो ये ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा। फिगर दिखाता हूं आपको कहां पर है, ये रहा, देखो ये वाला फिगर। ठीक है, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट में हमें दिया गया है, देखो गिवन बिलो ए स्टेटमेंट कोज फॉलोड बाय पॉसिबल इफेक्ट नंबर 1, 2 एंड 3 रीड द कोज केयरफुली एंड डिसाइड विच ऑफ द 3 कैन बी पॉसिबल इफेक्ट। मतलब कोई कारण दिया गया है या कोई एक्शन है और उसके 2 या 3 हमें आगे रिजल्ट दिए गए हैं, उस एक्शन के क्या रिजल्ट बन सकते हैं पॉसिबल, वो हमें पूछा है कि कौन कौन से पॉसिबल रिजल्ट बन सकते हैं। कोई कोज है, कोई कारण है और उसके पॉसिबल रिजल्ट पूछे हमें। तो कोज क्या है, देखो मैनी पीपल इन सिटी एक्स हैव रिपोर्टेड रिसीविंग 2 इलेक्ट्रिसिटी बिल दिस मंथ इंस्टेड ऑफ 1। मतलब कि 2 बिल जनरेट हो गए इस बार, एक बिल आता है 1 महीने का और इस बार क्या हो गया, 2 बिल हो गया, 2 बिल आ गए लोगों के पास। तो इसका जो लोगों की जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, इस एक्शन के विपरीत क्या होगी, एक रिएक्शन होगी, वो क्या क्या पॉसिबल हो सकती है वो हमें पूछा है। तो देखो इसमें क्या क्या एक्शन हो सकता है कि लोग बिजली विभाग के बाहर चले जाए, अपनी जो त्रुटि हुई है, जो 2 बिल आए हैं उनको सही करवाने चले जाए, या फिर कोई धरना प्रदर्शन के लिए चले जाए, विरोध प्रदर्शन के लिए चले जाए, तो बिजली विभाग के बाहर जा सकते हैं वो। दूसरा क्या हो सकता है कि बिजली विभाग अपनी तरफ से कोई नोटिस निकाल दे, कि भाई किसी कारण से, किसी तकनीकी कारण से या फिर कोई मानवीय एरर की वजह से भी ये चीज हो सकती है। तो क्या हो सकता है कि वो नोटिस निकाल दे और अपनी गलती मान ले कि भाई ये सही कर दिया जाएगा। तीसरा और क्या परिणाम हो सकता है वो हम देखते हैं। इसमें क्या क्या दिया गया है, देखो मैनी पीपल इन सिटी एक्स हैव रिपोर्ट, ये तो कोज हो गया। इफेक्ट देखते हैं इसका, द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैज पब्लिश्ड द डिटेल्स ऑफ एरिया वेयर पावर शटडाउन आर एक्सपेक्टेड टुमारो इन सिटी एक्स। मतलब कल सिटी एक्स के अंदर कहां कहां पावर शटडाउन होगा उसकी लिस्ट बिजली विभाग जारी कर रहा है। भाई एक तो तुमने 2 बिल दे दिए और ऊपर से तुम क्या कर रहे हो, जो कल बिजली शटडाउन होगी उसकी लिस्ट जारी कर रहे हो। तो ये तो पॉसिबल काम नहीं कर सकता बिजली विभाग। एक तो लोग भड़के हैं, उनको और भड़का रहे हैं, फिर ऐसा ये एक्शन का परिणाम नहीं हो सकता। दूसरा देखो क्या पॉसिबल इफेक्ट है, the municipal commissioner of city X has clarified that the technical glitch which lead to the multiple electricity bill being generated would be resolved within 48 hours। कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो सिटी एक्स का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कमिश्नर है, उसने अपनी गलती मानी है कि बताया है कि किसी टेक्निकल ग्लिच के कारण ये चीज हुई है, टेक्निकल ग्लिच, और वो क्या कर दी जाएगी, 48 आवर्स में रिजोल्व कर दी जाएगी। तो ये पॉसिबल इफेक्ट हो सकता है। तीसरा देखो लॉन्ग क्यू वर सीन आउटसाइड द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफिस इन मेनी लोकेलिटीज। जो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसके बाहर लंबी कतारें देखी गई है, तो ये रिजल्ट हो सकता है। तो 1 तो नहीं हो सकता, 2 और 3 पॉसिबल इफेक्ट हो सकते हैं। तो कौन से में दिया हुआ ऑप्शन देखो, बोथ सेकंड एंड थर्ड आर पॉसिबल इफेक्ट, ऑप्शन डी अपना सही हो जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट में दिया गया है निश्चित कोड भाषा में पोज को क्या लिखा गया है 3517 और सिल्क को क्या लिखा गया 4638 के रूप में कोडित किया गया है। दी गई कोड भाषा में एस के लिए देखो यहाँ पर क्या है, लेटर टू नंबर कोडिंग है। एस दोनों में कॉमन है, यहाँ पर एस है और यहाँ पर भी एस है, दोनों के अंदर और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एस के अंदर देखो, एस के लिए एस का तो कोड नंबर में सेम ही रहेगा दोनों जगह, तो दोनों में कौन सा कॉमन है, यहाँ पर देखो 3 या 517 यहाँ नहीं है और 3 है यहाँ पर, तो मतलब एस का कोड क्या हो गया 3 हो गया। आसान है। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट में दिया गया है दिए गए संयोजन की सही दर्पण छवि का चयन करें और उस दर्पण की लाइन M1 पर दिखाया गया। जो दर्पण है वो तो ये M1 बन गया। तो दर्पण जो मिरर इमेज होती है वो क्या होती है, मिरर इमेज देखो, मिरर इमेज में लेफ्ट राइट बन जाता है, राइट लेफ्ट बन जाता है, ये दोनों क्या हो गए एक दूसरे के मिरर इमेज। इसके अंदर ये देखो यह क्या है, ये लेफ्ट साइड में है तो इसकी मिरर इमेज ये है, तो ये क्या आ गया, इसकी मिरर इमेज बनेगी तो ये कहाँ बनेगा, ये राइट साइड में बन गया। तो लेफ्ट क्या बन गया, राइट बन गया। ऐसे वाटर इमेजेस में क्या होता है, अप साइड डाउन हो जाता है, अप डाउन बन जाता है, डाउन अप बन जाता है। तो इसके मिरर इमेज देख लेते हैं पहले कौन सा बनेगा। देखो यहां देखो ये 2 का 2 ही रह गया, ये कट गया। फिर यहां पर देखो इसके अंदर क्या रह गया, ये देखो 2EBN7, ये देखो 7,
ये अपसाइड डाउन हो गया, वाटर इमेजेस बना दिया, ये कट गया। तीसरा देखो इसके अंदर ये जो यह कहां पर गया, ये एन है, इस एन को क्या बना दिया, यू बना दिया, तो ये कट गया, ये अपना सही आंसर हो जाएगा। बाकी इसको हम क्या करेंगे, जो मिरर इमेज में पास है वो पास बनेगा, जो दूर है वो उतना ही दूर बनता जाएगा। तो ये जो 2 का क्या बनेगा, ये इस तरीके से 2e है तो ये e इस तरीके से बनेगा, ये b इस तरीके से बन जाएगा। तो हम वाटर इमेजेस देख सकते हैं, y लास्ट में ऐसा का ऐसा बन जाएगा। ठीक है, जो n है वो क्या बन जाएगा, इधर n, ये देखो n है तो ये एस एन ऐसा बन जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं वाटर इमेजेस और मिरर इमेजेस। यहाँ मिरर इमेजेस पूछा है, आसान है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट में दिया गया है हमें इसका एनालॉजी, ये जो फिगर है इसका एनालॉजिकल ये दिया गया है, तो हमें इससे पूछा है इसके सिमिलर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया है, देखो इसको 90 डिग्री राइट साइड में रोटेट कर दिया गया है। 90 डिग्री रोटेट करके देखो ये चीज यहाँ जाएगी है ना, और ये चीज यहाँ, और ये गोला यहाँ जाएगा। तो 90 डिग्री रोटेट किया गया, तो इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, ये जो सर्कल है ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। तो सर्कल ऊपर देखो कौन से में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। ऑप्शन बी अपना सही आंसर हो जाएगा। 90 डिग्री राइट साइड रोटेट किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, इसके अंदर हमें किया गया है इसको पूरा करना है, इस जो विकल्प है इसको पूरा करना है, इस फिगर को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देखो क्या बना हुआ है, पहले हमें हेक्सागन दिया गया और हेक्सागन के यहाँ पर देखो ये खाली और ये खाली, तो इसमें भी खाली आएगा इस तरफ, तो ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर देखो ये भर गया पूरा इस साइड से। ये देखो ये हो सकता है और यहाँ पर तो पूरा ही खाली है, तो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन बी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट में हमें दिया गया है ये हमें इसके सिमिलर, ये जो पैटर्न बना है इसके सिमिलर ऑप्शंस में आइडेंटिफाई करना है कौन सा बनेगा। तो यहाँ पर देखो 215 185 कितने का डिफरेंस है, 30 का। यहाँ से देखो, यहाँ से कितने का डिफरेंस है, 50 का। तो 30-50 का डिफरेंस है, पहले में 30 का, दूसरे में 50 का। और यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर भी 30 का है और यहाँ पर भी 50 का है। 30-50 का डिफरेंस है, तो यहाँ कितने का है, 20 का है, तो ये कट गया। यहाँ पे कितने का है, ये 30 का तो है, लेकिन यहाँ देखो यहाँ कितने का है, फिर यहाँ पर 40 का है, ये 40 का डिफरेंस, तो ये कट गया। तीसरा देखो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, ये हो गया 40 का, 40 का डिफरेंस है, तो ये भी कट गया। ऑप्शन में इसमें देखो ये कौन सा है, ये है 30 का और ये है 50 का, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 30-50 का डिफरेंस है, आसानी से दिखा जा सकता है। इधर से भी देख सकते हैं देखो, क्योंकि इधर से देखने का क्या फायदा होगा, यहाँ से इधर हमारे पास छोटे नंबर है, छोटे से बड़े की तरफ, छोटे नंबर को कैलकुलेट करना आसान होता है, इसलिए हम छोटे से बड़े की तरफ देख सकते हैं। यहाँ 50 है और यहाँ पे कितना बड़ा है, प्लस का 30 बड़ा है, इस तरफ इस साइड में जा रहे हैं हम, है ना। और इधर से हमने क्या किया था, इधर से इधर गए थे, और तो इधर -30 किया था और इधर -50 किया था, दोनों तरफ से देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट में हमें दिया गया है हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग फर्स्ट, थर्ड, सिक्स्थ एंड सेवंथ लेटर ऑफ द वर्ड रिकॉग्नाइज व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट काउंट करना है हमें, ठीक है, और हमें यूजिंग ऑल द लेटर बट ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड, केवल एक बार यूज करना है। तो हमें देखो पहला आर लेना है, फिर थर्ड ये सी हो जाएगा, फिर चौथा ये 4 5 6 मतलब एन हो गया और 7 मतलब आई हो गया। तो RCIN, RCI और एन। तो इसके पॉसिबल नंबर कितने बन सकते हैं, कितने लेटर बनाए जा सकते हैं एक वर्ड का एक टाइम यूज करके, फैक्टोरियल 4 बनाए जा सकते हैं, मतलब 24 वर्ड बनाए जा सकते हैं। अब इन वर्ड में देखते हैं हम कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं। तो मुझे याद आ रहा है RICE, लेकिन ई नहीं है तो ये बन नहीं सकता। फिर NICE, नाइस नहीं बन सकता। और क्या बन सकता है, CORN, ये ओ नहीं है इसके अंदर, तो ये भी नहीं बन सकता। और क्या बन सकता है, और बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, लेकिन मीनिंगफुल वर्ड में ये है अपने पास, तो इनमें कोई सा भी नहीं बनाया जा सकता। बाकी आपकी वोकेब अच्छी है तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं इसको, तो इसमें कोई भी नहीं बनाया जा सकता, कोई भी। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट में दिया गया है हमें निम्नलिखित शब्दों में से 2 जोड़े हैं जो एक निश्चित तरीके से एक दूसरे से संबंधित है। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक जैसे हैं, 3 हमें ओड वन आउट निकालना है, हमें पेयर बनाने हैं कि ये इससे रिलेशन सही है कि नहीं है, ठीक है, इनका इनसे रिलेशन सही है कि नहीं है। तो देखो पार्क और स्विम, पार्क में स्विमिंग पूल हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन उसका प्राइमरी पर्पज जो है वो स्विमिंग नहीं होता। पार्क में बहुत सारी चीजें एक्टिविटीज हो सकती है, जैसे ट्रेकिंग हो सकती है, जॉगिंग, रनिंग, बहुत सारी। और अम्यूजमेंट पार्क में स्विमिंग पूल भी होता है, लेकिन उसका प्राइमरी पर्पज यही नहीं होता। देखो रेस्टोरेंट में डिनर, रेस्टोरेंट का प्राइमरी पर्पज डिनर है, टेंपल का प्राइमरी पर्पज प्रे करना है, और थिएटर का प्राइमरी पर्पज मूवी दिखाना या कोई ड्रामा दिखाना ही है, ठीक है, मूवी दिखाना प्राइमरी पर्पज है उसका, ये प्राइमरी पर्पज, ये प्राइमरी पर्पज। लेकिन पार्क का जो है प्राइमरी पर्पज स्विमिंग नहीं है। स्विमिंग के लिए हमें क्या जाना होगा, स्विमिंग पूल के अंदर, ठीक तरीके से। ये देखो ऑप्शन ए अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चले,
नेक्स्ट में हमें दिया गया है रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन विच फॉलोज। इन्फॉर्मेशन क्या दी गई, सिमिलर टू एक्सपर्ट पजल सोल्वर, सोल्वर एस को क्या बता दिया गया है, एक एक्सपर्ट पजल सोल्वर बता दिया गया है, उसके सिमिलर बताया है, मतलब ये उसकी तरह ही है, ठीक है। सोल्वर एस employs systematic problem solving approaches ensuring efficient and accurate रिजोल्यूशन टू कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस। जो कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस है इनका रिजोल्यूशन के लिए, मतलब उनको सही से साफ उसको हल करने के लिए क्या कर रहा है वो, इफिशिएंट एंड एक्यूरेट रिजोल्यूशन, उनका एफिशिएंट एंड एक्यूरेट रिजोल्यूशन के लिए वो कौन सी अप्रोच यूज कर रहा है, सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग। और ये सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग किसके है, एक्सपर्ट पजल सॉल्वर की तरह, ठीक है। तो अब इसका इन्फ्रेंस देखते हैं हम क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, द एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी ऑफ सोल्वर एस इन रिजोल्विंग complex challenges may be attributed to their systematic problem solving method। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड वो क्या है, किसका परिणाम हो सकता है, उसका उसके कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस, जो उसकी एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी है किसमें, प्रॉब्लम सॉल्विंग चैलेंजेस में, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में क्या है, वो किसका परिणाम हो सकती है, सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स का। तो ये यहाँ बताया है हमें, ठीक है, तो ये निकल सकता है, ये इसका इन्फ्रेंस हो सकता है। दूसरा देखो, सोल्वर एस यूटिलाइज सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेज, तो ये बताया है हमें कि ये क्या है, एक एक्सपर्ट पजल सोल्वर की तरह है और ये सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेज का यूज करता है, तो ये इन्फ्रेंस भी निकल सकता है, ठीक है। तो दोनों इन्फ्रेंस निकल सकते हैं यहाँ पर। तो कौन से ऑप्शन में दिया गया है, फर्स्ट एंड सेकंड, बोथ वन एंड सेकंड कैन बी इन्फर्ड, ए एंड बी, ठीक है, ये जो है ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकंड कैन बी इन्फर्ड। चले आगे, नेक्स्ट दिया गया है हमें, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करने के लिए सही विकल्प चुनें। इनका हमें सही ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले क्या काम होता है, कभी जब भी हमारे पास किसी काम को करना होता है तो उसका करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए। ये उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। मतलब कोई भी हमें काम करना है, जैसे कि एक कार बनानी है हमें, तो कार की हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होनी चाहिए, पूरा आइडिया होना चाहिए कि हमें इस तरीके की कार चाहिए। वो फास्ट रेसिंग कार हो सकती है, वो यूटिलाइज कार हो सकती है, कौन सी भी कार हो सकती है। तो सबसे पहले क्या हो सकता है, उसका कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, उसका आइडिया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो ये कट गया। दूसरा क्या आ जाएगा, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन के बाद हम क्या चाहिए, उस कार का डिजाइन भी चाहिए, तो फिर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, फिर उसको डेवलप करना, उसको बनाना, उसको विकसित करना, उसको बनाना पड़ेगा हमें, तो 4 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, फिर उसका टेस्ट हो जाएगा, फिर उसको टेस्ट करेंगे हम बनाने के बाद, और फिर क्या करेंगे, उसको इंप्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। फिर उसको लास्ट में हम उसको लोगों को बेच देंगे, कार बनाया तो वो बेच देंगे और पूरा काम हो जाएगा। किसी भी चीज को, जैसे ब्रिज बनाना है तो उसकी पूरा काम करने के बाद हम उसको बनाएंगे। उसका डिजाइन क्या होता है, उसको हमें पेपर पे बनाना, ठीक है, उसका पेपर पे बनाना, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, 31425 ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट में दिया गया है हमें, इसका फिर से हमें तार्किक ऑर्डर बताना है, सार्थक ऑर्डर। तो ये क्या बताया गया है हमें, ये एक कागज को तैयार करने का प्रोसेस है, कागज को तैयार। तो सबसे पहले क्या होता है, कागज को तैयार करने में, हमें कागज को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें पल्प बनाना पड़ता है। उसका पल्प, जो पल्प होता है वो क्या होता है, जो पेड़ बनते हैं उसकी जो छाल होती है उसका यूज करके हम पल्प बनाते हैं। फिर उसको क्या करते हैं, उस पल्प को हम प्रेस करते हैं, प्रेस मतलब उसको एक शीट के रूप में दबा के मशीनों से उसको शीट बना लेते हैं। फिर उसको क्या करते हैं, ड्राई करते हैं। फिर क्या करते हैं, उसको फिनिश पेपर, मतलब उसको कट करते हैं। शीट को तो बेच नहीं सकते, उसको कट करना पड़ता है, मतलब उसको फिनिश पेपर तैयार करते हैं और फिर डिलीवर करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा ये 1 पे मतलब 4, फिर क्या हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2 और 1। तो 4 5 3 2 1, 4 5 3 2 1 ऑप्शन ए में हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में दिया गया है हमें एक सीरीज दी गई है और उसको कंप्लीट करना है। तो सीरीज को कंप्लीट करने के लिए देखो 9 5 6 10.5 और 23, इसमें यहाँ में हमें चेक करना है कि 9 से 5 5 से 6 और ये कैसे आ सकता है। तो 9 से 5 कैसे आ सकता है, देखो 9 से 5 हम -4 कर सकते हैं, यहाँ पे +1 कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं 4.5 कर सकते हैं, और यहाँ पर कितना, ये 12.5 कर दे, 12.5, ये 11 और 12 कितना हो जाएगा 23। तो ये कोई पैटर्न नहीं बन रहा। दूसरे तरीके से कैसे जा सकते हैं, दूसरे तरीके से देखते हैं एक बार। देखो 9 आ गया, फिर 9 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 6, 10.5 और फिर क्या आ जाएगा 23, और ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो 9 to 5 कैसे जा सकते हैं, पहले इसमें +1 कर दे, +1 कर दिया और फिर इसका हाफ कर दिया, तो आ जाएगा +1 करके इसका हाफ कर दिया, ठीक है। फिर यहां से देखो +1 करके
इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 आ सकता है ऐसे। फिर देखो इसमें हम क्या कर दें, +1 कर दें और इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दें। 3/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, और 7 को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 21/2 10.5 आ सकता है ये, ठीक है। ये देखो फिर यहाँ पे +1 करके इसको किससे मल्टीप्लाई कर दे, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो +1 करने पर ये कितना बन जाएगा 11.5, और 11.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देने पर कितना आ जाएगा, 11.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 23 आ जाएगा। तो ऐसे ही हम क्या कर देंगे, इसमें +1 कर देंगे, +1 कर दिया तो 24, और इसको 2.5 मतलब 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 12, और 5 60। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। एक तरीका ये हो सकता है, एक तरीका हो सकता है ये, ठीक है। दूसरा तरीका देखते हैं हम, इसमें क्या आ जाएगा 60 देखते हैं, ऑप्शन में है, ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा। दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, देखो इसको हमारे पास क्या दिया है 9, 5 फिर 6 फिर 10.5 फिर 23, और यह क्वेश्चन मार्क में पूछा है। दूसरे तरीके से कैसे जा सकते हैं, देखो पिछले में क्या किया हमने, +1 करके हाफ किया था, पहले इसको हाफ कर दे, पहले इसको हाफ कर दे और इसमें फिर से हाफ ही जोड़ दे, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दे और हाफ ही जोड़ दे, तो 4.5 और हाफ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या कर दे, फिर यहाँ कर दे +1 कर दे, पहले इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दे, पहले इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दे, और फिर क्या कर दे, फिर इसमें 1 जोड़ दे, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे 5 आ गया, +1 करने पे 6 आ गया। फिर इसको क्या कर दे, पहले इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दे, 3/2 से मल्टीप्लाई कर दे, और 3/2 ही ऐड कर दे, 3/2 से मल्टीप्लाई कर दे, 3/2 ही ऐड कर दे, तो कितना आ जाएगा, ये बनेगा 18, 9 और 9 + 1.5 10.5 आ जाएगा, सही है, ठीक है। तो इसको पहले हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और 2 ऐड करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 10, 21, 21 और 2 23 आ जाएगा, 21 और 2 23 आ जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ क्या करना होगा, पहले इसको 2.5 से मतलब 5/2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और इसमें क्या करना होगा 5/2 ही ऐड करना होगा, तो 23 × 2 कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना बन जाएगा ये 11.5, 11.5 में इसको मल्टीप्लाई करेंगे 55 और 57.5 आ जाएगा, 57.5 में हमें 2.5 ऐड करना है तो 60 आ जाएगा, तो ये 60 आ जाएगा। इस पैटर्न से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट में दिया गया है हमें ये इनइक्वालिटी फाइंड करनी है, किस तरीके से फाइंड करेंगे, देखो इनइक्वालिटी के लिए हम इस गेट से जा सकते हैं, इस तरफ से नहीं आ सकते, ठीक है, और क्या कर सकते हैं, इस तरीके का निशान है, इक्वल में हम दोनों तरफ से जा सकते हैं, ठीक है। तो पहले चेक करेंगे कि हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, फिर हम साइन डिसाइड करेंगे कौन सा आएगा। पहले हम चेक कर लेते हैं कि जा सकते हैं कि वहां तक पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते। तो यहाँ से ई से ए तक जाना है, हमें ई से ए तक जाना है, तो ई से देखो, ई से सी की तरफ नहीं जा सकते, ई से एफ की तरफ जा सकते हैं, एफ से जी की तरफ जा सकते हैं, तो ई से जी तक जा सकते हैं, ए तक नहीं जा सकते, तो ये नहीं होगा। फिर डी से एफ से डी तक जाना है, एफ से डी तक, एफ से डी तक, तो एफ से जी की तरफ जा सकते हैं, ई की तरफ जा ही नहीं सकते, तो केवल एफ से हम कहाँ जा सकते हैं, जी जा सकते हैं, डी नहीं जा सकते। तीसरा देखो, हमें जी से सी जाना है, जी से सी जाना है, जी से एफ जा सकते हैं, एफ से ई नहीं जा सकते, तो ये भी नहीं जा सकते, ऑप्शन डी अपना आंसर हो जाएगा। तो केवल जाने से ही अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या करना है, इसमें इस साइन की तरफ जा सकते हैं, इससे नहीं जा सकते, यहाँ पर क्लोज गेट है, इसको क्लोज गेट बोल सकते हैं, ये ओपन गेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में हमें दिया गया है पी क्यू आर एस टी यू और वी में से प्रत्येक की परीक्षा सप्ताह के अलग अलग दिन होती है, जो उसी सप्ताह के सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होती है। क्यू की परीक्षा शनिवार को होती है, क्यू की परीक्षा के लिए बताया हमें शनिवार को होती है। एस और क्यू के बीच, ये देखो एस और क्यू के बीच केवल 2 लोगों की परीक्षा है। आर की परीक्षा एस से पहले होती है लेकिन पी के बाद होती है। यू की परीक्षा टी के तुरंत बाद है। निम्नलिखित में से किस दिन वी की परीक्षा होगी, वी की परीक्षा हमें फाइंड करनी है। तो हमें सबसे पहले क्या दिया है, हमें नंबर डेज लिख लेते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है। सैटरडे को किसकी परीक्षा है, क्यू की परीक्षा है। एस और क्यू के बीच केवल 2 लोगों की परीक्षा है, तो क्यू अगर यहाँ पर तो 2 हो नहीं सकता, मतलब एस की परीक्षा इसके 1 और 2, तो यहाँ पर एस है, ठीक है। एस की परीक्षा किस दिन है, बुधवार को। आर की परीक्षा एस के पहले लेकिन पी के बाद है। आर की परीक्षा एस के पहले, आर की परीक्षा यहाँ पर एस के पहले आ गई लेकिन पी के बाद आ गई, पी के बाद आ गई। यू की परीक्षा टी के तुरंत बाद है। यू की परीक्षा किसकी है, टी के तुरंत बाद है। यू की परीक्षा टी के तुरंत बाद, तो यू पहले आएगा, टी पहले आएगा
और ये यहाँ पर तो टी आ गया और यू बाद में आ जाएगा, यू यहाँ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रख नहीं सकते और कोई सी भी जगह नहीं है इनको रखने की। फिर क्या आ जाएगा, हमें पूछा है वी की परीक्षा किस दिन है, तो वी बचा है केवल संडे के लिए, वी बचा है संडे के लिए, तो वी की परीक्षा किस दिन है, संडे के लिए। ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आया? दोबारा रिवाइज करवाता हूँ, क्या दिया गया है हमें, क्यू की परीक्षा शनिवार को है, क्यू की परीक्षा शनिवार को हो गई, और क्यू और एस में क्या दिया है, इसके बीच में 2 लोग हैं, ये 2 लोग आ गए। फिर बताया है आर की परीक्षा एस के पहले या पी के बाद है, तो आर की परीक्षा हो गई, पी के तो बाद हो गई और एस के पहले हो गई। फिर बताया है हमें, क्या बताया है, यू और टी के बीच में रिलेशन बताया, यू की परीक्षा टी के तुरंत बाद है, यू की परीक्षा टी के तुरंत बाद, टी के तुरंत बाद आ गई, फिर केवल एक जगह बची थी अपने पास वी के लिए, ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये हिंदी में आ गया। फिर ये पूछा है हमें ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन के लिए क्या बताया है, ये वही है क्वेश्चन स्टार्टिंग वाला। इसमें क्या दिया गया है हमें, u प्लस वी कोडेड रिलेशन है, कोडेड रिलेशन है, स्टार्ट से शुरू है, ए और बी के बीच में रिलेशन बताया सबके अंदर। तो यहां से शुरू करते हैं, देखो u प्लस वी का क्या मतलब हुआ, u प्लस, देखो यहाँ पर दिया है ए बी की माँ है, तो u जो है v की माँ है, तो माँ है तो ऊपर आ जाएगा, माँ है तो क्या हो जाएगा, फीमेल बन जाएगा और ऊपर आ जाएगा और v यहाँ आ जाएगा। डिवीजन दिया गया है, डिवीजन का क्या मतलब है, डिवीजन ए बी का पिता है, तो u जो है v जो है w का पिता है, v क्या हो जाएगा, w का पिता हो जाएगा, W का पिता हो जाएगा। फिर बताया माइनस, माइनस का क्या मतलब है, ए बी का भाई है, जो W है वो Y का भाई है, W जो है भाई है, तो ये भाई बन गया, किसका है, Y का भाई है, Y का भाई हो गया। मल्टीप्लिकेशन का क्या अर्थ है, मल्टीप्लिकेशन का ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, तो Y Z की पत्नी हो जाएगी, Y Z की पत्नी हो गई, ठीक है, Y Z की पत्नी हो गई। तो अब हमें पूछा है, क्या पूछा है, यू जेड से किस प्रकार संबंधित है, यू जेड से किस प्रकार संबंधित है, तो यू देखो ये इसकी पत्नी हो गई, ये इसका भाई हो गया, तो इनका पता क्या हो गया, इनका पिता कौन हो गया, वी हो गया, वाई का भी पिता क्या हो गया, वी हो गया, और वी की माँ हो गई यू, तो क्या हो गई, पत्नी के पिता की माँ, पत्नी के पिता की माँ, पत्नी के पिता की माँ, ऑप्शन बी अपना आंसर हो जाएगा। फैमिली ट्री बनाना आ गया, ठीक है, ये कौन है, फीमेल है, ये कौन है, मेल है, ये फादर या मदर, मतलब नीचे सन आ जाएगा इसका, यहाँ पर सन लिखा जाएगा, सन या डॉटर, और यहाँ पर कौन लिखा जाएगा, पिता या मदर लिखा जाएगा। ये हस्बैंड वाइफ है और ये ब्रदर सिस्टर है, ठीक है, इसको हम प्लस माइनस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लस ये फीमेल माइनस से और जो मेल है वो प्लस से। नेक्स्ट चल रहे हैं, नेक्स्ट में दिया गया है हमें निम्नलिखित में से हमें ओड निकालना है, इन जो इस पैटर्न में जो सब में पैटर्न दिया है वो किस में फॉलो नहीं हो रहा। तो यहाँ पर देखें हम गौर से, तो ये क्या बना, देखो इसको हमने इसको राइट साइड में रोटेट कर दिया, इसको कॉपी कर दिया, फिर यहाँ से देखो इसको राइट साइड में रोटेट कर दिया, यहाँ पे इसको ऐसे रोटेट कर दिया ना, 90 डिग्री रोटेट कर दिया ना इधर, इसको देखो यहाँ से इसको ऐसे बनाएंगे तो ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, इसको ऐसे, ये कैसे बनेगा, 90 डिग्री रोटेट करने पर बनेगा राइट साइड में। सिमिलरली इसमें भी देखो 90 डिग्री रोटेट कर दिया, इसमें देखो इसमें क्या मिल गया, मिरर इमेज बन गया, इसको कॉपी नहीं किया गया, यहाँ से यहाँ कॉपी किया गया है इसको, फिर यहाँ देखो यहाँ मिरर इमेज बन गया, तो ये ओड है, कौन सा ओड है, सी ओड है। सिमिलरली इसमें भी देखो इन दोनों को कॉपी किया गया, ये दोनों सिमिलर सेम है, फिर इसको कहाँ कैसे बनाया गया, इसको 90 डिग्री रोटेट करके बनाया गया। समझ में आया पैटर्न, पैटर्न क्या है, देखो यहाँ पे ये दोनों कॉपी है, सेम है, यहाँ पर दोनों ये सेम होने चाहिए, केवल इसके अंदर क्या बनाया, इसका मिरर इमेज बनाया, बाकी सब में सेम है, तो ये अलग हो गया, ऑप्शन सी अलग हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में क्या दिया गया है हमें, इसको हमें आइडेंटिफाई करना नेक्स्ट फिगर कौन सा होगा, इन पैटर्न को फॉलो करते हुए नेक्स्ट फिगर कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखो पैटर्न देखते हैं, सबसे पहले हम सिंगल एरो का देख लेते हैं। सिंगल एरो क्या है, यहाँ पर नीचे है, फिर उल्टा होके ऊपर चला गया, फिर वापस नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, तो अगले में क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो नीचे देखो कौन कौन से में है, और वो भी इस डाउन एरो ऑप्शन ए के अंदर है, केवल यही ऑप्शन दिया हुआ, बाकी किसी में नीचे नहीं दिया, नीचे दिया गया लेकिन यहाँ पर क्या है, अप एरो, तो ऑप्शन ए अपना आंसर हो जाएगा। दूसरा पैटर्न देखो, दूसरा में क्या बना हुआ है, देखो दूसरा पैटर्न क्या बना है, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया और ये यहाँ चला गया। सिमिलरली ये जो डॉट है ये यहाँ आ गया, फिर अगले के अंदर देखो ये वाला यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया और ये यहाँ आ गया, इसमें भी ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो इसमें देखो ये यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, यहाँ स्टार आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सर्कल आ जाएगा। तो कौन से में दिया हुआ है ऐसा पैटर्न, इसमें टी यहाँ पर दिया हुआ है, स्टार यहाँ पर, डॉट यहाँ पर और नीचे एरो है, ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, दोनों पैटर्न समझ में आए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में हमें आइडेंटिफाई करना है इसमें से कौन सा ओड है, इन पैटर्न का फॉलो करते हुए। इसमें 3 सेम है और 1 अलग है, तो कौन सा, देखो यहाँ पर
ये 144 बना, 13 से 144, 18 से 198, 22 से 242 और 31 से 341। देखो इसको गौर करने से, देखो गौर करके देखो, ये 31 है और बीच में क्या लिखा है, 4 लिखा है, 31 4, मतलब क्या हुआ, दोनों के डिजिट, ये जो डिजिट सेम है और बीच में इन दोनों का सम लिख दिया। तो ये क्या है, ये क्या है, 11 की डिविजिबिलिटी नहीं है, मतलब इस संख्या को क्या कर दिया, 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली इसमें भी क्या किया है, 11 से मल्टीप्लाई किया है, इसमें भी दोनों का सम बीच में लिखा है, तो इसको क्या किया है, 11 से मल्टीप्लाई किया। तो इसमें क्या बनना चाहिए था, 143 बनना चाहिए था, लेकिन ये 144 बन गया। तो ये अलग है, कौन सा अलग हो जाएगा, ऑप्शन ए अलग हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है, दिए गए प्रश्नों में से जिसके बाद 1 और 2 लेबल वाले 2 कथन दिए गए हैं, पहचाने कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन कौन सा कथन पर्याप्त है। हमें एक स्टेटमेंट दिया गया है और हमें आइडेंटिफाई करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें कौन कौन से कथन की आवश्यकता होगी। ठीक है, पहला क्या दिया गया, अरविंद के पास नीले, हरे और सफेद मार्बल्स है, उसके पास मौजूद सभी मार्बल में से सफेद मार्बल्स का प्रतिशत कितना है। हमें बताना है सफेद मार्बल्स का परसेंटेज कितना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया है, नीले और हरे रंग के मार्बल्स का योग 7 है। नीले और हरे मार्बल्स के योग कितना बताया है, 7 बताया। तो इससे क्या हम सफेद का परसेंटेज निकाल सकते हैं। सफेद का परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें टोटल क्वांटिटी चाहिए होगी, और क्या चाहिए होगा, क्या या तो सफेद का हो जाए या फिर इन दोनों का सम हो जाए। तो यहां से ये जो स्टेटमेंट है, इससे हमें ये नहीं पता चल रहा है कि टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं। अगर टोटल पता हो तो हम सफेद का निकाल ले, क्योंकि दोनों का सम दिया हुआ है, 3 तरीके के मार्बल्स है। तो ये तो पर्याप्त नहीं है, ये स्टेटमेंट पर्याप्त नहीं है। दूसरा देखते हैं, ही हैज 3 व्हाइट मार्बल्स आउट ऑफ 10 मार्बल्स। कितने हैं, व्हाइट मार्बल्स का नंबर आ गया और टोटल मार्बल्स आ गए। तो क्या इससे परसेंटेज निकाल सकते हैं, 30% है उसके पास व्हाइट मार्बल्स के। तो ये तो पर्याप्त है, अकेला सेकंड पर्याप्त है। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही होगा। डाटा इन स्टेटमेंट सेकंड अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन व्हाइल द डाटा इन स्टेटमेंट 1 इज नॉट। ये सही है, ये सही बात है। हमने इसी तरीके से निकाला है कि सेकंड तो अकेले से निकाल सकते हैं हम, लेकिन जो फर्स्ट है उससे नहीं निकाल सकते। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हमें पासे की स्थिति बतानी है, टी के विपरीत फलक कौन सी होगी। टी के विपरीत फलक, टी के अपोजिट फलक, जो टी के अपोजिट फलक होगी वो टी के साथ दिखाई नहीं देगी हमें पासे पे कभी भी। हमारे पास जो डाइस होता है उसमें जो हमें 3 फेसेस दिखाई देते हैं, तो उन तीनों फेसेस के अपोजिट फेस हमें कभी भी दिखाई नहीं देती। ये सही बात है, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट होता है। तो टी के विपरीत वी नहीं हो सकता, क्यू नहीं हो सकता, एस नहीं हो सकता, यू नहीं हो सकता। तो यू नहीं हो सकता, और क्या नहीं हो सकता, वी भी नहीं हो सकता, क्या वी भी नहीं हो सकता, और पी एस देखो यहाँ पे एस भी नहीं हो सकता। तो कौन सा हो सकता है, पी हो सकता है। ठीक है, पी हो सकता है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट में दिया गया है, ए का अर्थ माइनस है, सॉरी ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ प्लस है और डी का अर्थ माइनस है। तो निम्नलिखित में से समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह स्थान पर कौन आएगा, मतलब इसको सोल्व करके बताना है हमें, और ए बी सी डी की जगह ये हमें रखने हैं साइन। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसको पूरा सोल्व करते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं इनको। बी का मतलब क्या हुआ, बी का मतलब हुआ है, यहाँ पर बी का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। डी का मतलब है प्लस, डी का मतलब है माइनस, डी का मतलब है माइनस, बी का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, बी का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, सी का मतलब है प्लस, सी का मतलब है प्लस, सी का मतलब है प्लस। ए का मतलब क्या है, डिवीजन, ए का मतलब हो गया डिवीजन, और डी का मतलब है माइनस, डी का मतलब है माइनस, और बी का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, और सी का मतलब है प्लस, सी का मतलब है प्लस, ए का मतलब है डिवीजन, और सी का मतलब है प्लस। तो ये आ गए अपने पास सारे स्टेटमेंट्स। तो इनको सोल्व करते हैं। हमें पता है सोल्वेशन, जब हम सोल्व करते हैं बोर्ड मास को, तो जो प्लस और माइनस है वो इक्वेशन को ब्रेक करते हैं, मतलब उनको टुकड़ों में सोल्व कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर देखो, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा, 250 प्लस 25, 275 बन गया। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 26 लिखा जाएगा, फिर ये प्लस आ गया, तो ये कितना बन जाएगा, ये प्लस का 14 डिवाइडेड बाई 7 2 आ गया, फिर माइनस आ गया, ये 75 आ जाएगा, फिर यहाँ से प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 51 आ जाएगा, और प्लस 15 आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना बन जाएगा, ये तो 66 बन गए। या फिर देखो यहाँ से ये कितना बन जाएगा, 66 प्लस के आ गए, और इसमें से घटाएंगे तो कितने बन जाएंगे, ये कितने बच गए, यहाँ से माइनस के 9,
माइनस के 9 बनेंगे ना, माइनस के 9, तो इसको हम -9 लिख देते हैं सीधा, माइनस का 9 आ गया, माइनस के 9 आ गए। फिर इसको +2 करेंगे, +2 करेंगे तो माइनस का 7 कर सकते हैं, माइनस का 7, -7 और 26 कितना हो जाएगा, माइनस का कितने हो जाएंगे, माइनस के 33, -33। तो अब 33 घटाएंगे तो कितना बच गया, ये 2, 4 और 2, 242। ऑप्शन बी में अपना आंसर हो जाएगा। आसानी है ये, क्या करना है, सोल्व करना है, और ये जो ABCD दिए हैं उनकी जगह हमें साइन रखने हैं, और हमें पता है प्लस और माइनस इक्वेशन को ब्रेक कर देते हैं तो हम उनको टुकड़ों में आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट में हमें दिया गया है, ये कोई नंबर दिया गया है, प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। ये नंबर है 5, 2, 3, 8, 6, 4 और 1। इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है हमें, 1, 2, 3, 4 है, 4, 5 आ जाएगा, फिर 6 है, 7 नहीं है, 8 है। तो देखो कौन कौन से सेम रह गए, ये 2 सेम रह गए और कोई सा भी सेम नहीं है, तो केवल 2 ही सेम है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है हमें, ए स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय 2 आर्ग्यूमेंट 1 and 2, रीड द स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट केयरफुली एंड सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन। तो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट दिया गया है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज ए क्लीनर एंड ग्रीनर एनर्जी देन अदर फॉर्म ऑफ पावर जनरेशन। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब पानी से जो बिजली बनती है वो क्या है, अदर जो भी फॉर्म है बिजली बनाने की उनसे ज्यादा क्लीनर है और ग्रीनर है। ठीक है, अब देखो इसका आर्ग्यूमेंट क्या दिया गया है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स ऑलमोस्ट हैव नील CO2 इमिशंस, तभी तो ग्रीनर और क्या हो जाएगी, क्लीनर हो जाएगी। CO2 इमिशन क्या हो जाएगा, न के बराबर, नील बराबर है, 0 के बराबर है, तभी तो ये ग्रीनर है, क्लीनर है। तो ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है, इसको सपोर्ट कर रहा है, ये इसको सपोर्ट कर रहा है। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है इसका ये जो आर्ग्यूमेंट है इसको सपोर्ट कर रहा है। दूसरा क्या दिया है स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट क्या दिया गया है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट सबमर्ज ह्यूज अमाउंट्स अंडर वाटर देयर बाई अफेक्टिंग लोकल फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा और फोना क्या होता है, यहाँ की जो लोकल वनस्पति और जीव जंतु होते हैं उसको फ्लोरा और फोना बोलते हैं, किसी भी बायोस्फीयर में, ठीक है। तो उसकी जो लोकल फ्लोरा और फोना क्या हो गए, उसके जीव जंतु हो गए। तो उनको क्या होता है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वो वाटर के अंदर बहुत ज्यादा अंदर तक बने हुए होते हैं, उनको प्लांट किया जाता है वाटर के अंदर तक, तो वो वहां के क्या करते हैं, फ्लोरा और फोना को इफेक्ट करते हैं, ये बात बोलिए। तो ये जो स्टेटमेंट है फ्लोरा और फोना को इफेक्ट कर रहे हैं, मतलब इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या बताया, ये क्लीनर और ग्रीनर है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है इसके ऑपोजिट है, इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो केवल 1 सपोर्ट कर रहा है। तो देखते हैं कौन से में दिया गया है हमें, 1 वीकन वाइल सेकंड स्ट्रेंथन, सेकंड तो स्ट्रेंथ नहीं कर रहा, तो ये नहीं है। बोथ 1 and 2 स्ट्रेंथन, ये नहीं है। सेकंड वीकन वाइल फर्स्ट स्ट्रेंथन द स्टेटमेंट, तो ये सही है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1 and सेकंड दोनों तो कमजोर नहीं करे, फर्स्ट तो इसको स्ट्रेंथ कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है हमें, इनका हमें एनालॉजी फाइंड करनी है कि इनके बीच में जो रिलेशन है वही इनके और इनके बीच में रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो जो हैशटैग को रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमें वर्ड फाइंड करना है, और जो परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमें फाइंड करना है। तो पहले इनके बीच के देखते हैं क्या रिलेशन है। यहां से देखो 24 और 3 27, ए को हम 27 लिख सकते हैं, 27। ठीक है, और फिर ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 1 से 6 5, तो कितना आ जाएगा, क्या रिलेशन बना, +3 और +5 का, +3 +5। सिमिलरली इसमें देखो, इसमें क्या है, 19 और 3 22 हो गया, तो +3 और ये क्या हो जाएगा, 22 और 5 27, तो +5, +3 +5 का रिलेशन चल रहा है। तो इनमें भी यही पैटर्न फॉलो होना चाहिए। जो हैशटैग को रिप्रेजेंट करेगा उसको देखते हैं। ये +3 है +5 है, +3 है +5 है, +3 है +5 है, +0, तो ये कट गया, क्या आ जाएगा, ये कट गया स्टेटमेंट। अब दूसरे के अंदर देखते हैं, ये QR, ये QR क्या हो गया, +1 नहीं चाहिए हमें, हमें क्या चाहिए है, +3, ओ 15 और 18, +3 और ये 15 और 18, लेकिन ये क्या आ गया, यहाँ क्या आ गया, -2, तो ये नहीं चाहिए हमें, ये चाहिए, तो ऑप्शन बी अपना आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा देखो, यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, जो हैशटैग को रिप्रेजेंट करेगा इसमें जो रिलेशन होगा वही, और इसमें रिलेशन होगा। तो यहाँ पे जो हैशटैग की जगह हम फाइंड कर रहे हैं कौन सा वर्ड हो सकता है, तो यहाँ से देखो, यहाँ देखो बी फाइंड कर रहे हैं, हैशटैग की जगह BEJ रख के देख रहे हैं, हैशटैग की जगह BEJ रखें, तो देखो इसको 28 लिख सकते हैं हम,
बी क्या हो सकता है, 28 हो सकता है, 28 और ये 24, तो माइनस का 4, यहां से क्या गया माइनस के 4, यहां से क्या हो गया माइनस का 4 और यहां से माइनस का 4, तो माइनस का 4 रिलेशन सब में है 1 to 1 में, ठीक है, 1 to 1 कोडिंग के अंदर माइनस का 4, तो यहां से एस को जो रिप्रेजेंट करेगा माइनस का 4 होना चाहिए, माइनस का 4 होगा तो क्या होगा, माइनस का 4 पे ओ मिलेगा हमें, माइनस का 4 पे ओ मिलेगा, क्योंकि 19 माइनस 4 कितना होता है 15 होता है, फिर ये 22 माइनस 4 कितना होता है 18 होता है, आर मिलेगा, फिर 27 माइनस 4 कितना होता है, 27 माइनस 4 कितना होता है 23 होता है, 27 माइनस 4 23, तो डब्ल्यू मिलेगा, ओ आर डब्ल्यू, तो लेकिन यहाँ पर क्या था क्यू आर डब्ल्यू, तो ओ आर डब्ल्यू इसमें है, तो ये रिलेशन भी हम निकाल सकते हैं, बी ई जे इसके अंदर है, तो ये रिलेशन भी हो सकता है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट में हमें दिया गया है ओ पी क्यू आर एस टी, ये क्या है, एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में है, पी टी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, एस क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर है, क्यू पी के निकटतम पड़ोसी नहीं है, ओ एस के दाएं से दूसरे स्थान पर है, निम्नलिखित में से कौन आर और ओ के बीच में संबंध दर्शाता है, आर और ओ के बीच में हमें संबंध पूछा है, तो 6 लोगों को बिठाना है हमें, तो 6 लोग बिठा देते हैं सबसे पहले, तो 6 लोग बिठाने के लिए हमने ये बना लिया, 6 लोग बैठ गए, फिर देखो एस क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर है, एस और क्यू 6 लोगों में तीसरे स्थान पर, दाएं या बाएं कैसे भी बैठे ये एक दूसरे के अपोजिट है, एस जो है क्यू के अपोजिट है, एस क्यू अपोजिट हो गए, क्यू पी के निकटतम पड़ोसी नहीं है, ओ एस के दाएं से तीसरे स्थान पर है, एस हमने बिठा चुके हैं तो ओ की स्थिति हमें फाइंड कर सकते हैं आसानी से, दाएं से कौन सा है दूसरा, तो दाएं से पहला और दूसरा, तो यहां पर कौन आ गया ओ आ गया, फिर पी का रिलेशन देखो, पी टी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, पी को हमने अभी तक बिठाया नहीं है और टी को भी हमने नहीं बिठाया, लेकिन हमें क्या दिया गया है और कोई रिलेशन दिया है क्या, यहाँ पे दूसरे स्थान पर बैठा है, एस क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर, क्यू पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, पी के रिलेशन भी हमें दिया गया है कि क्यू के पास में नहीं बैठ सकता है, क्यू के पास में यहाँ नहीं बैठ सकता है, यहाँ ओ बैठ गया तो पी यहाँ बैठ सकता है और यहाँ बैठ सकता है, 2 जगह बैठ सकता है, अभी तक फिक्स पोजीशन नहीं है कोई भी, है ना, ठीक है, फिक्स पोजीशन नहीं है। और क्या बताया है इसके साथ में, पी का रिलेशन किसके साथ में बताया है, ये क्यू के साथ में तो बताया ही है, और टी के साथ में बताया ना, पी का टी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, जो पी तो है टी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो पी को अगर हम यहाँ बिठा दे तो टी के बैठने की जगह क्या होगी यहाँ पर, तो यहाँ से देखो बाएं से दूसरे स्थान पर बैठ सकता है क्या, फर्स्ट और सेकंड, तो पी यहाँ बैठ सकता है, टी यहाँ बैठ सकता है, पी यहाँ बैठ सकता है, टी यहाँ बैठ सकता है, दाएं से दूसरे स्थान पर हो गया, बाएं से 1 एंड सेकंड, तो पी यहाँ बैठ गया। अब बचा कौन है, केवल एक बचा है आर बचा है, यहाँ पे आर यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो कौन से आर की और ओ के बीच में संबंध की स्थिति दर्शाता है, जो आर के संबंध में ओ की स्थिति, आर के कहां पर है, ये बाईं साइड में दूसरा है, बाईं से दूसरा, तो ऑप्शन बी अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में दिया गया दिए गए कथनों को कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। कथन दिए गए हमें, सभी भेड़े गाय हैं, कुछ गाय भेड़े हैं, सभी घोड़े सियार हैं। निष्कर्ष दिया गया है कुछ सियार गाय हैं, कुछ घोड़े भेड़े हैं, ठीक है। तो इसका वेन डायग्राम बना ले, पहले वेन डायग्राम देखते हैं कि जो शिप्स है, सभी भेड़े गाय है, शिप्स हो गई काऊ हो गई, ठीक है। कुछ गाय घोड़े हैं, गाय जो है घोड़े है, जो काऊ हो गए, इसमें से कुछ जो है हॉर्सेज है, कुछ हो गए हॉर्सेज हो गए, सभी घोड़े सियार है, ऑल हॉर्सेज आर जेकल, तो हॉर्सेज ये हॉर्सेज हो गए और ये सारे के सारे जेकल्स हो गए, ठीक है। ये वेन डायग्राम ना, निष्कर्ष निकालते हैं इसके, कुछ सियार गाय है, कुछ सियार जो जेकल्स है, काउज है, स्टेटमेंट आ रही है कुछ, तो ये स्टेटमेंट 1 ट्रू हो गया। दूसरा देखो, कुछ घोड़े भेड़े हैं, हॉर्सेज आर शिप्स, हॉर्स और शिप नहीं बन रहे, हॉर्स और शिप देखो, हॉर्स वाला ये है, ये वाला मैं इसको रेड कर देता हूँ हॉर्स को, ताकि सही से दिखे अलग से, ये हॉर्सेज हो गए और ये शिप्स को मैं ब्लैक कर देता हूँ। अब देखो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो दूसरा स्टेटमेंट जो हो गया वो गलत हो गया, दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो केवल 1 फॉलो, ओनली 1 फॉलो कौन से में है, सेकंड फॉलो करता है, ओनली 1 फॉलो ऑप्शन डी के अंदर है, ओनली 1 फॉलो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसको करने का, 150 अगर आपको पता है तो जो ऑल होता है, ऑल के पहले, ऑल के आगे के जो 2 वर्ड होते हैं उनको हम 100 और 50 लिख सकते हैं। सम होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 50-50 कर सकते हैं। और जब हम दोनों स्टेटमेंट को जोड़ते हैं तो एक के पास क्या होना चाहिए, 100 जरूर होना चाहिए। तो इसको देखते हैं, दूसरा तरीका देखो, 150 वाला भी समझ ही लेते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, 150, तो ऑल के पहले जो स्टेटमेंट होंगे, ऑल के आगे के जो वर्ड होते हैं उनको हम 150 रिप्रेजेंट करते हैं। तो शिप्स 100 हो गया,
100 हो गया और ये हो जाएगा 50, 100 हो गया, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 50, फिर सम के आगे 50 50 और फिर ऑल के आगे फिर से 100 और ये 50। जब दो स्टेटमेंट को जोड़ते हैं तो जो कॉमन है उसके अंदर क्या होना चाहिए, 100 जरूर होना चाहिए, 100 जरूर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर काऊ दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर दोनों के पास क्या है, 50 है, तो ये दोनों स्टेटमेंट जुड़ ही नहीं सकते, स्टेटमेंट जुड़ नहीं सकते। दूसरा इसमें देखो, इसके अंदर मैं रेड से लिख रहा हूं इसको, हॉर्सेज, हॉर्सेज देखो ब्लैक से लिख देते हैं, चलो रेड में रेड दिखेगा नहीं। हॉर्सेज देखो, हॉर्सेज को देखो यहाँ पर 50 है और 100 है, तो मतलब इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ सकते हैं, इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ सकते हैं। तो जेकल और काउज के बीच में रिलेशन बन सकता है, ठीक है, जेकल और काउ। तो यहाँ पर देखो जेकल के पास 50 और काउज के पास भी 50, जेकल के पास 50 काउ के पास 50, ये बन सकता है। हॉर्सेज एंड शिप्स, हॉर्सेज एंड शिप्स, हॉर्सेज एंड शिप्स, हॉर्सेज यहाँ पर है और शिप्स है, ये दोनों जुड़ ही नहीं सकते, हॉर्सेज ये रहा शिप्स ये रहा, जुड़ नहीं सकते, तो कोई स्टेटमेंट कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हम, तो दूसरा नहीं होगा, केवल वन फॉलो, ओनली वन फॉलो। ये 150 का तरीका हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में दिया गया निश्चित कोड भाषा में सी गार्डन्स डेली इज कोडेड एज AKJBMP, 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 ठीक है। क्या है, सी गार्डन्स डेली को क्या लिखा है, AKJBMP कोडेड रूप में है। वेयर इज सी इज को MP PT एंड KT के रूप में कोडेड किया गया है। दी गई भाषा में सी को किस भाषा में, तो दोनों में देखो कॉमन है क्या, कुछ दोनों में कोई वर्ड जो है कॉमन है क्या, ये रहा वर्ड सी, एंड यहां पर देखो वेयर इज सी, दोनों में सी कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो दोनों में जो सी का जो कोड होगा दोनों जगह कॉमन होगा, तो देखो कौन सा है, AKJBMP, AKJBMP, और दूसरे के अंदर देखो MP PT KT, तो MP दोनों में कॉमन है, MP क्या हो गया, दोनों में कॉमन, ऑप्शन ए दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो ऑप्शन ए अपना आंसर हो जाएगा, सी का कोड क्या हो जाएगा, MP, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, तो ये हो गया पहला 18 तारीख का डिटेल्ड सॉल्यूशन। हाँ दोस्तों, अब 20 जनवरी का शुरू करते हैं हम सॉल्यूशन। 20 जनवरी में पहला दिया गया है हमें विकल्पों की दी गई आकृति पहचानिए और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा फिगर आएगा, ठीक है। तो पहले हम एरो को फॉलो करते हैं। एरो में क्या दिया गया, तो पहले एरो इधर था, फिर इधर हो गया, फिर नीचे की तरफ हो गया, फिर इधर हो गया, तो अब किधर होगा, ऊपर की तरफ 90 डिग्री राइट साइड में रोटेट हो रहा है। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन में इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, दो ऑप्शन बचे हैं। अब लेटर का देखते हैं, लेटर किस तरीके से चल रहे हैं। लेटर देखो हाफ साइड चला है, यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ से हाफ साइड चल के कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, फिर हाफ साइड यहाँ से हाफ साइड चल के यहाँ आ गया, तो फिर यहाँ से हाफ साइड चल के कहाँ जाएगा, यहाँ पर, तो यहाँ ए आ जाएगा, बी यहाँ, सी यहाँ और डी यहाँ। तो कौन से ऑप्शन में है, A B C और D, ऑप्शन बी में है, इसमें नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी अपना आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में दिया गया है हमें प्रश्न के दो कथन, 1 और 2 दिए गए हैं। आपको तय करना है कि कथनों में से दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है कि नहीं है। डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, जो हमें कथन दिए गए हैं उनका यूज करके हम क्या आंसर देने में सफल हो पा रहे हैं, क्या उसका कंप्लीट आंसर दे पा रहे हैं हम, ये चेक करना है। तो पहले देखो, शौर्य ने भारी पार्सल की डिलीवरी को प्राथमिकता देते हुए 5 स्थानों ABCDE पर पार्सल पहुंचाए, अंत में किस स्थान पर पहुंचाएगा। भारी पार्सल मतलब सबसे पहले भारी पार्सल डिलीवर करेगा वो, सबसे पहले भारी पार्सल। तो स्टेटमेंट 1 क्या दिया गया है हमें, देखो स्थान C का पार्सल अन्य सभी पार्सलों से भारी है। स्थान C का पार्सल सबसे भारी है, मतलब सबसे पहले कौन सा डिलीवर करेगा, वो C कर देगा, सबसे पहले C डिलीवर कर दिया। इससे हम आंसर नहीं दे पा रहे, इससे हम आंसर नहीं दे पा रहे कि किस स्थान पर लास्ट में, अंत में किस स्थान पर पहुंचाएगा, वो नहीं दे पा रहे, तो ये काफी नहीं है। दूसरा देखते हैं हम, दोनों को मिला के दे सकते हैं, चेक करते हैं दोनों को मिला के दे सकते हैं क्या। स्थान D का पार्सल स्थान B और A के दिए गए पार्सल से हल्का है, B और A से हल्का है, तो B और A के बाद में डिलीवर होगा D का, B और A के बाद डिलीवर होगा A का, ठीक है। तो यहाँ देखो ये फर्स्ट हो गया, फिर देखो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये 4 लोकेशन अपने पास। ये तो फर्स्ट तो डिलीवर हो गया, फर्स्ट लास्ट का डिसाइड करना है। तो अब हमें देखो B, A और D यहाँ आ सकता है। दूसरा तरीका देखो, B यहाँ भी तो आ सकता है, B, A और D यहाँ भी आ सकता है। तो अब हम डिसाइड करने में डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा आएगा कहां पर। तो यहां पर देखो D के लास्ट में D यहां पर भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है, तो बाकी कौन सा रह गया, A B C D E, E यहां भी आ सकता है, E यहां भी आ सकता है। तो मतलब लास्ट में हम बता नहीं सकते, दोनों स्टेटमेंट का यूज करके ही हम बता नहीं सकते कि कौन सा लास्ट में आएगा, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा हो गया, कथन 1 और 2 दिए गए डाटा एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है, ऑप्शन डी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। डाटा सफिशिएंसी में कौन सा हो जाएगा, दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो आंसर करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। नेक्स्ट
नेक्स्ट में हमें दिया गया है रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन विच फॉलो। क्या दिया गया स्टेटमेंट? लाइक सीजन गार्डनरशिप प्रैक्टिस क्रॉप रोटेशन टू मेंटेन सोइल फर्टिलिटी लीडिंग टू थ्राइविंग एंड डाइवर्स प्लांट ग्रोथ लीडिंग टू थ्राइविंग। समृद्ध एंड विविधता क्या के लिए क्या करता है वो? प्लांट रोटेशन। जो क्रॉप रोटेशन है उसका यूज करता है। ठीक है, क्या कहता है? अनुभवी गार्डन है एक अनुभवी बागवान है एक जी, वो अपनी जो फसल है उसको समृद्ध और विविध बनाए रखने के लिए क्या करता है? उसको प्लांट रोटेशन, क्रॉप रोटेशन जिसको बोलता है, क्रॉप रोटेशन का यूज करता है। ये स्टेटमेंट बोल रहा है हमें। तो इसका हम क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं? इससे क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। इससे हम क्या क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं? क्या दिया गया है? बागबान जी के बगीचे में समृद्ध और विविध पौधों की वृद्धि संभवतः सस्यावर्तन मतलब क्रॉप रोटेशन के अभ्यास से प्रभावित है। तो ये स्टेटमेंट बोल रहा है हमें, देखो यहां पर स्टेटमेंट बोल रहा है हमें कि गार्डनर जी प्रैक्टिस क्रॉप रोटेशन टू मेंटेन सोइल फर्टिलिटी लीडिंग टू थ्राइविंग एंड डाइवर्स प्लांट ग्रोथ। सस्यावर्तन मतलब क्रॉप रोटेशन का यूज करता है वो। ठीक है, किसके लिए? अपने प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए और विविधता बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो ये इन्फ्रेंस सही है। दूसरा देखो, दूसरा क्या दिया गया हमें? सर्वोत्तम बागवानी अभ्यासों के लिए बागबान जी क्षेत्र के अन्य बागवानों से परामर्श लेता है। गार्डनर जी इज कंसल्टेड बाय अदर गार्डनर इन द एरिया फॉर बेस्ट गार्डनिंग प्रैक्टिसेस। तो ऐसा कुछ दिया गया है क्या? ऐसा कुछ नहीं दिया गया है कि वो जो क्षेत्र है उनके अलग जो दूसरे बागवान है उनसे कोई कंसल्टेंसी की बात नहीं हुई इसमें। इसी को ही क्या बता दिया गया? एक सीजन गार्डनर बता दिया गया। जो गार्डनर जी है इसी को एक अनुभवी गार्डनर बताया गया है, ये तो है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि वो परामर्श लेता है दूसरे से। इसका हम इन्फ्रेंस नहीं निकाल सकते, क्या पता नहीं लेता हो। ठीक है, तो ये नहीं निकाल सकते। तो केवल जो वन है, स्टेटमेंट वन है, वही हम इन्फर कर सकते हैं। जो स्टेटमेंट वन है ओनली वन कैन बी इन्फर्ड। ऑप्शन ए अपना आंसर हो जाएगा। समझ पाए इस बात को? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है 4 नंबर पेयर हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट। ऑड वन आउट निकालना है हमें। तो देखो पहला देखते हैं, 11 दिया गया है, यहाँ 256 है, दोनों डिजिट्स का सम बीच में लिखा है, मतलब क्या आ गया? ये 11 का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल? 26। 11 को मल्टीप्लाई किसके किया गया है? 26 से। तो ये 11 को किससे? 11 का 26 गुना है। ये 4 देखो, 4 भी 26 गुना हो गया 104। 4 को 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 26 क्या बन जाएगा? 104। यहाँ देखो 20 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 520 बनना चाहिए, लेकिन यहाँ 521 दिया हुआ है। ये देखो 19 × 26 कितना हो गया? 19 को 26 से मल्टीप्लाई किया, अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 520 बन जाएगा, उसमें से 26 घटाएंगे तो 494। तो ये सही है। ऑप्शन डी जो है ये इनसे ओड वन आउट है, ये अलग है, गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है? 26 गुणा 26 प्लस 1 किया हुआ है इसमें, गुणा 26 प्लस 1, जबकि सभी में क्या किया है? सिर्फ 26 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये ओड वन आउट हो गया। ऑप्शन डी अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, एक निश्चित कोड भाषा में कर्व को क्या लिखा गया? 3517, और उसी कोड भाषा में बोट को क्या लिखा गया? 4635 के रूप में कोडित किया गया है। दी गई भाषा में बी के लिए कोड, बी का कोड हमें निकालना है। तो इन दोनों में देखो, दोनों में कुछ कॉमन है क्या? दोनों में एक वर्ड कॉमन है बी, और उसी का कोड हमें पूछा है। बी कोड है, बाकी देखो यहाँ पे 517 और 3 है, तो ये 4 6 और 5, तो 1-to-1 कोडिंग है, लेटर टू नंबर 1-to-1 कोडिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बी का कोड कौन सा हो गया? 3 कॉमन है, दोनों में 3 कॉमन है। ठीक है, तो ये 3 क्या हो जाएगा? बी का कोड हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हमें इस फिगर को कंप्लीट करना है। तो फिगर को कंप्लीट करने के लिए देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है कोने पर, कोने को देख रहे हैं हम, यहाँ पर चारों कॉर्नर पे क्या बना है? एक सर्कल का नाम है क्या? स्क्वायर बना हुआ है। एक स्क्वायर है और उसको डायगोनल को मीट किया गया। तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? पॉसिबली एक स्क्वायर होना चाहिए और डायगोनल्स को मीट किया हुआ, डायगोनल्स मीट होने चाहिए। तो इसके अंदर है, इसके अंदर है, तो इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है, 2 कट गए। अब देखो यहाँ पर एक क्या है? एक हेक्सागन और है, एक हेक्सागन और बना हुआ है। तो यहाँ पर जो बीच में बनेगा, यहाँ पर एक ये फिगर और बनना चाहिए, जो कि इसमें नहीं दिया गया। ऑप्शन बी, ए अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिगर को कंप्लीट कर सकते हैं। क्या देखा हमने? कॉर्नर की सिमिलरिटी देख ली। कॉर्नर, यहाँ पर कॉर्नर पे स्क्वायर बने हुए, तो इसमें भी होगा, जो बनेगी उसमें होगा। इन दोनों में नहीं है। इनमें देखो एक हेक्सागन और है, तो वो हेक्सागन और होना चाहिए, उस हेक्सागन को कंप्लीट करना होगा, तो ये फिगर और आएगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट में दिया गया है, ये हमें एम्बेडेड फिगर
फाइंड करनी है कि कौन सी फिगर के अंदर है। तो देखो इसके अंदर तो ये है ही नहीं फिगर, इसमें भी नहीं है और इस फिगर में भी ये नहीं है, ठीक है। इसमें स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ ट्राइंगल है और ट्राइंगल के भी बीच में से नहीं है, वर्टेक्स के ऊपर है, तो ये इसमें तो नहीं है। यहाँ पर देखो इसके अंदर देखो ये दिया हुआ तो है, इसके अंदर तो दिया हुआ, लेकिन ये रोटेट कर दिया, ये जो ट्राइंगल है इसको रोटेट कर दिया, ये सर्कल के जो है ये जो इधर वाला ट्राइंगल ऊपर चला गया। तो लेकिन हमें क्या बताया, घूर्णन की अनुमति नहीं है, तो ये नहीं हो सकता, ऑप्शन बी अपना आंसर हो जाएगा। फिगर दिखाता हूँ आपको कहाँ पर बनी हुई है, ये बनी हुई, ये वाला ये फिगर बना हुआ है, ठीक है। ये इधर नीचे ट्राइंगल आ गया, ये वाली फिगर हमें ढूंढनी थी, ऑप्शन बी में दी हुई। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है निम्नलिखित समीकरणों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस को माइनस और गुणा को भाग से रिप्लेस कर दिया जाए। मतलब प्लस की जगह हमें माइनस करना है और गुणा की जगह भाग करना है, ठीक है। तो रिप्लेस कर देते हैं। इसमें सबसे पहले हमें रिप्लेस करना है भाग को मल्टीप्लाई से, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको माइनस कर दिया, इसको डिवीजन कर दिया, इसको क्या करना है प्लस करना है, इसको भाग करना है, इसको प्लस करना है, इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है और इसको माइनस करना है। ये ऑपरेशंस है। अब हम क्या कर सकते हैं, प्लस और माइनस से इक्वेशन को ब्रेक कर सकते हैं। प्लस और माइनस को इक्वेशन से ब्रेक करने का मतलब क्या हुआ, इनको पार्ट्स में हम अलग अलग सोल्व कर सकते हैं। तो ये पार्ट देखो, सबसे पहले ये वाला पार्ट देखते हैं, सबसे पहले ये वाला पार्ट देखते हैं। तो 97 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। अगर ये 100 होता तो 700 हो जाता, लेकिन 2 कम है तो 14 कम हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा इसकी जगह, इसकी जगह क्या आ जाएगा 686, ये लिख सकते हैं। 14 कम हो गया 700 से। फिर देखो ये इसको डिवाइड किया गया तो ये कितना जाएगा माइनस का 144। फिर ये हो गया, फिर ये देखो इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा प्लस का 48, प्लस का 48। इसमें प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 304, 15 दूनी 30 और ये 4 और आ गया। फिर माइनस कितना करना है 120 माइनस करना है। तो अब माइनस माइनस को एक साथ जोड़ सकते हैं या फिर अलग अलग घटा सकते हैं। देखो इनको, देखो इसमें से इसको घटाएंगे, 304 में से पहले 100 घटा दो तो 204, 204 में से हमने 20 और घटा दिया तो कितना बच गया 100 कितना 184, 184 लिख सकते हैं इसको। इस दोनों को हम क्या लिख सकते हैं 184 प्लस का 184, इसको सोल्व करके लिख दिया हमने। अब देखो यहां से ये 48 है, ये 144 है, तो पहले 44 घटा दो फिर 4 और घटा दो तो ये माइनस का 96 आ जाएगा, माइनस का 96 आ जाएगा, माइनस 96 प्लस 84 है 184 है। तो अगर ये 100 होता तो कितना बच जाता, 100 होता तो कितना बच जाता, यहाँ से केवल 84 बचता, लेकिन हमने 4 ज़्यादा घटा दिया तो इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा तो 88 जोड़ना पड़ेगा। इसमें क्या जोड़ देंगे, इसमें 88 और जोड़ देंगे क्योंकि ये प्लस का है, ठीक है। तो ये इसको और हटा दिया हमने 88। अब इन दोनों को जोड़ के लिखना है हमें, 8 और 7 14 कैरी 1, तो ये देखो ऑप्शन ए यूनिट डिजिट पे एक 4 बनना चाहिए तो ये आ गया, ऑप्शन ए अपना आंसर आ गया। और जोड़ लेते हैं कैरी, ये 7 हो जाएगा, फिर कैरी 1 और आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 774, ऑप्शन ए अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट में हमें इस जो सीरीज दी गई है इसका नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसका हमें बताना क्या आएगा। तो ये सीरीज कैसे चल रही है, देखो ये सीरीज चल रही है 98 से 50 बनाया गया, तो 98 में प्लस 2 कर दो फिर डिवाइडेड बाई 2 कर दो, प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 14 प्लस 2 8 कितना हो जाएगा 16, 16 डिवाइडेड बाई 2 8 कितना आ जाएगा 8, 8 प्लस 2 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 5। तो ये सही है, तो ये सीक्वेंस क्या हो जाएगी प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, ऑप्शन कितना आ जाएगा, ऑप्शन डी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। इन सभी अक्षरों का उपयोग करके कितने 6 अक्षरीय सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, लेकिन प्रत्येक अक्षर शब्द केवल एक ही बार यूज हो। तो 6 लेटर है अपने पास, 6 लेटर्स है, तो इनका यूज करके देखो कौन कौन से लेटर है, आर जी आई नहीं आर एफ आई जी ई डी सब अलग अलग है, ये सब अलग अलग है। तो लेटर कितने बनाए जा सकते हैं, कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, फैक्टोरियल 6 वर्ड बनाए जा सकते हैं। लेकिन इनका यूज करके कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है, देखो मुझे तो एक याद आ रहा है FRIDGE, FRIDG और ई फ्रिज। इसके अलावा कोई और बन सकता है क्या, एफ के अलावा FIREND फ्रेंड बनता है, लेकिन इसमें एन है, इसमें एन नहीं है, फ्रेंड नहीं बन सकता। और कौन सा, आई से जी से बना सकते हैं क्या, GRADEN गार्डन बना सकते हैं, लेकिन ये इसमें ए नहीं है।
तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। तो केवल एक ही वोकेब के हिसाब से तो मेरे को एक ही याद आ रहा है, तो कितने बनाए जा सकते हैं? केवल 1। बाकी इसको 36 के 36 आप बना के देख सकते हो। केवल एक ऐसा वर्ड बनेगा फ्रीज जो इसका अर्थ मीनिंगफुल एक वर्ड देगा, ठीक है। वोकेब अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करने वाला सही विकल्प चुनिए, ठीक है। तो हमें ये जो वर्ड दिए गए हैं इनको हमें ऑर्डर में सेट करना है। तो पहले ये वर्ड है क्या, देखो पहले है सेट गोल, मतलब किसी भी काम को करने के लिए हमें उसका एक लक्ष्य निर्धारित करना है। मतलब जैसे हमें इंस्पेक्टर बनना है तो ये हमारा लक्ष्य हो गया, हमें आईएएस बनना है तो ये हमारा एक लक्ष्य हो गया। तो हमें सबसे पहले किसी भी काम को शुरुआत करने के लिए हमें एक सेट गोल निश्चित करना होता है। तो सबसे पहले क्या आता है, एक सेट गोल करना पड़ता है, हमें गोल सेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, उसका असेसमेंट। जैसे कि हमें कोई कार बनानी है, तो कार बनानी है तो हमने गोल तो हो गया सेट, कार बनानी है हमें। फिर हमें असेस करना है कि हमें हमारे पास उस कार बनाने के लिए हमारे पास उसके जो पर्याप्त संसाधन है, जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है वो है कि नहीं है, मतलब उनका आकलन कर लेना कि हमारे पास क्या क्या है, ठीक है। तो वो क्या होता है, असेसमेंट। असेसमेंट हो गया तो इसके बाद क्या आ जाएगा, 5। जैसे कि अगर हमारे पास इंस्पेक्टर बनना है हमें, तो इंस्पेक्टर बनना है तो हमारा सेट गोल हो गया इंस्पेक्टर बनना है। फिर हमें पता होना चाहिए कि हमारी एबिलिटीज़ क्या है, उसका मूल्यांकन करना, हमारी डिसेबिलिटीज़, हमारी कमियां क्या है उसका भी पता होना चाहिए। तो वो असेसमेंट हो गया, मूल्यांकन एक तरीके से, आकलन। फिर तीसरा क्या होता है, बजट। मतलब जो हमारे पास रिसोर्सेज है उनका मैक्सिमम यूटिलाइज करने के लिए एक प्लान तैयार करना। बजट करना हो गया, मैक्सिमम जो रिसोर्सेज है उनको मैक्सिमम यूटिलाइज करने के लिए बजटिंग की जाती है उसकी। तो फिर 2 आ जाएगा। तो 152 किसी में है क्या, ऑप्शन ए में है। बाकी आगे भी देख सकते हैं। बजट करने के बाद हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट, मतलब उसको काम करना शुरू करते हैं, उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं किसी भी एफर्ट को इन्वेस्ट किया तो 4 आ गया। फिर क्या आ जाएगा लास्ट में, उस जो हमने इन्वेस्ट करने के बाद उसका जो बार बार हमने उसका रिव्यू किया कि हमारी जो सेट, जो हमने गोल सेट किया था उसके तरफ हम बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, उसकी तरह रिव्यू करना। तो वो कौन सा हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट में हमें दिया गया है, ए क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट, लेवल 1 एंड 2, आइडेंटिफाई विच ऑफ द स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। डाटा सफिशिएंसी है, फिर से डाटा सफिशिएंसी का चेक करना है हमें, कौन कौन सा है। क्या दिया गया है, 5 हाउसेज ऑफ 5 डिफरेंट कलर, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड एंड वायलेट। 5 घर है, 5 अलग अलग कलर के हैं, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड और वायलेट, ठीक है। 5 कलर है। विथ इक्वल स्पेस बिटवीन एवरी 2 एडजेसेंट हाउसेज। एडजेसेंट मतलब आसपास के, पास के, ये 2 एडजेसेंट बोलते हैं इनको, एडजेसेंट, ठीक है। ये क्या है, आसन बोलते हैं ना, जैसे कि अपने पास ये आसन बुझाए हो गए, ठीक है। हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड इन ए रो फेसिंग नॉर्थ। एक रो में बनाए गए हैं 5 के 5, और 5 किसको है, नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, ठीक है। विच कलर हाउस इज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द रो। हमें पूछा है कि मिडिल में कौन सा हाउस होगा। अब हमारे पास स्टेटमेंट क्या क्या दिए गए हैं, ठीक है। स्टेटमेंट 1 दिया गया है, ग्रीन एंड येलो कलर्ड हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड एट द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो। जो ग्रीन और येलो है, ग्रीन और जो येलो है वो एक्सट्रीम पॉइंट पे है, मतलब 1 और 5 है। ये 1 हो गया तो ये 5 हो गया, एक्सट्रीम एंड्स पर बने हुए हैं, ठीक है। तो क्या इससे हम बता सकते हैं, क्या आंसर कि मिडिल में कौन सा होगा। तो मतलब पहला जो स्टेटमेंट है वो आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। पहला तो नहीं है पर्याप्त, अकेला पर्याप्त नहीं है। सेकंड देखो, सेकंड क्रमशः हरे और पीले रंग के घरों के निकटतम पड़ोसी घर है। कौन कौन से, बैंगनी और नीले रंग के घर, हरे और पीले, ये हरा है, ग्रीन है, ये येलो है। तो इसके बैंगनी कौन सा हो गया, वायलेट, और जो नीला है ब्लू, ये इसके एडजेसेंट पड़ोसी हो गए, निकटतम पड़ोसी हो गए। तो अब क्या हम आंसर देने के लायक हैं, हम आंसर देने के लायक है। देखो हमारे पास 5 कलर थे, 5 में से 4 बैठ गए, तो बाकी कौन सा बचा है, रेड। तो अब हम आंसर दे सकते हैं, लेकिन क्या हम केवल अकेले दूसरे स्टेटमेंट का यूज करके आंसर दे सकते हैं। हम केवल दूसरे स्टेटमेंट का आंसर, मतलब हमारे पास क्या दिया गया है, बैंगनी और नीले रंग के घर क्रमशः हरे और येलो, ग्रीन, वायलेट, ब्लू और येलो। अब अगर हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं पता है कि ग्रीन और येलो जो एक्सट्रीम पॉइंट्स पर है, तो हम रेड को यहां भी तो रख सकते हैं, रेड को यहां भी रख सकते हैं, रेड को यहां भी रख सकते हैं, रेड को यहां भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। तो इसका मतलब केवल दूसरे स्टेटमेंट भी जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी आंसर देने के लिए अकेला पर्याप्त नहीं है, लेकिन इन दोनों को मिला के हम क्या दे सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। तो मतलब हमें आंसर देने के लिए दोनों की रिक्वायरमेंट है। तो ये कौन से में हो गया, कथन 1 और 2 डेटा एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोनों की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट
हमें बताना है इनका U का Z से रिलेशन बताना है। ब्लड रिलेशन है, कोडेड ब्लड रिलेशन आ गया, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं। देखो यहां पर क्या दिया गया है, हमें सबसे पहले दिया गया है U V W Y और Z, U माइनस V, तो डायरेक्ट कोडिंग है। देखो सबकी फर्स्ट टू फर्स्ट कोडिंग हो रही है, फर्स्ट टू सेकंड डायरेक्ट कोडिंग है। तो हम देख सकते हैं U का V से क्या रिलेशन है, U माइनस V, माइनस यहाँ रहा P इज द ब्रदर ऑफ Q, मतलब जो U है V का ब्रदर है। U क्या हो गया, हमने देखा था कि ये हम मेल में रिप्रेजेंट करते हैं, ये फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको प्लस से भी कर सकते हैं, माइनस से भी कर सकते हैं। जो लोअर जनरेशन आएगी वो किस में आ जाएगी, इस एरो में। जो भाई और बहन होंगे वो इस एरो से, और जो हस्बैंड और वाइफ होंगे वो इस एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये दोनों भाई है, यू वी का ब्रदर है तो ये मेल हो गया, ठीक है, और भाई है तो एक डायरेक्ट एरो से रिप्रेजेंट कर दिया। वी का देखो प्लस का रिलेशन मदर का है, तो V जो है W की मदर है तो फीमेल हो गई, और W की मदर है तो ये लोअर जनरेशन में चला जाएगा, ठीक है। डिवाइड का मतलब क्या होता है, P इज फादर ऑफ Q, फादर है W, फादर है Y का, W फादर है Y का, तो फादर है तो ये हो गया, ठीक है, मेल बन गया, और Y का फादर है। अब Y का जेंडर हमें अभी तक नहीं पता है, लेकिन आगे दिया गया है मल्टीप्लीकेशन का क्या मतलब है, वाइफ, मल्टीप्लीकेशन का मतलब है वाइफ, तो वाइफ है किसकी, वाइफ किसकी है, जेड की, तो ये वाइफ बन गई इस रिलेशन से, और ये वाइफ है तो ये हस्बैंड बन गया। तो हमें यू और जेड का रिलेशन बताना है। यू जेड का रिलेशन देखो क्या हो गया, ये इसकी वाइफ है, ये इसका फादर है, ये इसकी मदर होगी, तो फादर्स, वाइफ्स फादर मदर ब्रदर, वाइफ्स फादर मदर ब्रदर, वाइफ्स फादर मदर ब्रदर कौन से में है, देखो वाइफ्स फादर मदर ब्रदर ऑप्शन ए में है, जो पत्नी के पिता की माँ का भाई है ये, ठीक है, कर सकते हैं, ये फैमिली ट्री बना सकते हैं आसानी से। लेकिन देखो डायरेक्ट रिलेशन नहीं दे सकते इसमें। देखो यहाँ पर 4 चारों के चारों क्या दिए, जेंडर से आंसर नहीं कर सकते, चारों के चारों क्या है, मेल जेंडर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट में हमें दिया गया है एक स्टेटमेंट दिया गया है और उसका रिजल्ट कॉज एंड इफेक्ट बताया है। तो हमें एक एक्शन दिया गया है, उसके पॉसिबल इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं ये पूछा है, ठीक है। पॉसिबल इफेक्ट क्या क्या बन सकते हैं, तो स्टेटमेंट क्या है, Heavy rain yesterday in city X have caused flooding in many area including the railway station and airport. एयरपोर्ट और जो रेलवे स्टेशन है उन पर बाढ़ आ गई का इसका मतलब क्या होगा, जो रेल है, जो ट्रेन है और जो फ्लाइट्स है वो डिले हो जाएंगी। इससे रिलेटेड कोई नोटिस जारी किया जा सकता है, ठीक है। तो अब देखो इफेक्ट क्या बनेगा, पहला इफेक्ट दिया गया है, रेलवे हैज अनाउंस्ड ए डिले इन द डिपार्चर ऑफ 3 ट्रेन शेड्यूल टू स्टार्ट फ्रॉम सिटी एक्स दिस मॉर्निंग। ये आ गया नोटिस, देखो अनाउंसमेंट कर दिया ना उसने डिले के लिए, डिपार्चर इन 3 ट्रेन शेड्यूल्स टू स्टार्ट फ्रॉम सिटी एक्स से जो स्टार्ट होने वाली तो 3 ट्रेन थी उनके डिले के लिए नोटिस आ गया, ठीक है, रेलवे ने अनाउंस कर दिया। तो ये इफेक्ट बन सकता है इसका, ये कोई एक्शन था और उसके रिएक्शन ये बन गया, ठीक है, इसका रिजल्ट बन गया एक तरीके से। दूसरा देखो, ए नंबर ऑफ फ्लाइट्स वर अनेबल टू लैंड इन द एयरपोर्ट ऑफ सिटी एक्स, जब फ्लड हो गया तो जो फ्लाइट्स है वो लैंड नहीं कर पाएंगी इसके लिए, ठीक है, तो ये भी इसका एक रिजल्ट हो सकता है, इफेक्ट बन सकता है। तीसरा देखो, फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज एक्सपेक्टेड टू डेट फॉर फिलिंग टैक्स रिटर्न की बात आई गई है। देखो यहाँ पर तो क्या किसकी बात हो रही है, यहाँ तो फ्लडिंग की बात हो रही है सिटी एक्स में, और यहाँ पर सिटी एक्स की बात है ही नहीं, और यहाँ पर दूसरा क्या आ गया, वित्त मंत्रालय आ गया। वित्त मंत्रालय का फ्लडिंग से कोई लेना देना नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये इफेक्ट नहीं हो सकता इस चीज का। तो कौन कौन से इफेक्ट हो सकते हैं, 1 एंड 2 कौन से में दिया गया है, ऑप्शन 1 एंड 2, ये पॉसिबल 1 एंड 2 ऑप्शन सी में दिया गया, ठीक है, समझ पाए इस बात को। नेक्स्ट चलते हैं हम। पारस अपनी कक्षा में ऊपर से 5वें और नीचे से 24वें स्थान पर है। पारस कहां पर है, ये फर्स्ट हो गया, 2, 3, 4 और ये 5 यहां पर है पारस 5th नंबर पर, और नीचे से कहां पर है, ये नीचे से कहां पर है, ये 24 पर। तो पारस की जो कोडिंग जो नंबरिंग हो रही है वो 2 बार हो गई, पारस 2 बार काउंट हो गया। तो ऊपर देखो पारस नीचे से काउंट करते हैं, नीचे से 24 आ गया, फिर 25, 26, 27, 28, तो 28 टोटल हो गई। दूसरा तरीका देखो इसका, हम ऊपर से भी काउंट कर सकते हैं ना इसको, 1, 2, 3, 4, 5 तो यहाँ पर आ गया पारस, तो फिर 5 के आगे 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे काउंट करते जाएंगे, तो नीचे केवल कितने बचेंगे, ये 24 को छोड़ दिया हमने, 24 छोड़ दिया, नीचे कितने रह गए, 23 रह गए, तो 5 + 23 28 आ गया। तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या बना इस चीज का, कंक्लूजन क्या बना कि जो स्थान दिए हुए हैं इन दोनों को ऐड कर दो और एक सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों को ऐड किया, 5 + 24 कितना हो जाएगा, 5 + 24 29 - 1 28। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर हैशटैग और परसेंटेज को प्रतिस्थापित करने ताकि ये
प्रोपोर्शन के बाईं और समूह के युग्म के बीच अनुसरण किए जाने वाले पैटर्न के संबंधित दिखा है। हमें एनालॉजी फाइंड करनी है, ठीक है। मेन क्या करनी है, हमें एनालॉजी फाइंड करनी है। क्या दिया गया है, देखो इसमें ओ आर और डब्ल्यू ये 15, 18 और 23, तो प्लस कितना आ गया इसमें, प्लस 15 प्लस 3 18 और 18 प्लस 5 23, ठीक है। यहां से कितना आ गया, 18 और 3 21, 21 और कितना हो जाएगा ये 5 26, 21 5 26। तो क्या पैटर्न चल रहा है, +3 + 5 का, +3 + 5 का पैटर्न चल रहा है। तो ये पैटर्न देखते हैं कौन कौन से में चल रहा है। तो यहाँ देखो 21 + 4 25, 21 और 4 25, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन ए कट गया। यहां से देखो 22 और 3 25 और 25 और 5 30, डी 30 पे आ सकता है। यहां देखो 2 + 2 है, लेकिन हमें क्या चाहिए है 2, 12 और 2 14, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा देखो यहां पे ये तो है ही वी हो गया। यहां पे देखो 11 + 3 14, 14 + 5 19, तो ये है और इसके अंदर ये क्या आ गया, माइनस आ गया, तो ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी अपना आंसर आ जाएगा। ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है, +3 + 5 का। एक तो ये है। दूसरा तरीका हम क्या देखा था पीछे, हम इनमें और इनमें एनालॉजी देख सकते हैं, इन दोनों के अंदर एनालॉजी देख सकते हैं। तो यहां से देखो तीसरा मैच करके देखते हैं। तीसरा देखो हमें पता चल गया आंसर। देखो हम मैच कर रहे हैं वी वाई डी को। तो यहां से देखो ये कितने का अंतर है, 15 और 7 22, मतलब -7 किया गया है। तो y और यहां से देखो 25 - 7 18, -7 किया गया। और डी क्या आ जाएगा, ये -7 कितना आ गया, 30 और -7 23, कितना आ जाएगा, -7। तो -7 का पैटर्न चल रहा है। फर्स्ट टू फर्स्ट क्या है, -7 का पैटर्न। तो 18 - 7 कितना आ जाएगा, 11। 21 - 7 कितना आ जाएगा, 14। 11 का मतलब क्या आ जाएगा, 14 का मतलब एन आ जाएगा। और 26 - 7 कितना आ जाएगा, 26 - 7 कितना आ जाएगा, 26 - 7 19, 19 आ जाएगा एस, 19 आ जाएगा एस, ये KNS। तो ऑप्शन कौन से में दिया हुआ है, ऑप्शन सी के अंदर, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा। ये दो तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट है, दो नेक्स्ट में हमें फिर से कोडिंग बतानी है। कोडिंग बताना है, किसका रिलेशन बताना है, ये सॉरी ब्लड रिलेशन बताना है। ब्लड रिलेशन में कोडेड वाला रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। यू का जेड से रिलेशन बताना है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इसका फैमिली ट्री बनाना। फैमिली ट्री u - v, माइनस का क्या मतलब है, ब्रदर है। तो u जो है वो ब्रदर है किसका, v का ब्रदर है। मल्टीप्लाई दिया गया आगे, मल्टीप्लाई का क्या मतलब है, वाइफ है। तो जो v है वाइफ है, v वाइफ है तो फीमेल बन गई। यहाँ w आ गया, तो ये वाइफ है तो ये हस्बैंड होगा, और ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन आ गया। फिर आएगा डिवीजन। डिवीजन का क्या मतलब है, फादर है, फादर। तो जो वाइफ है जो w है, जो फादर है किसका, y का फादर हो गया, ठीक है। फिर क्या बताया है, जेड। प्लस का मतलब क्या है, मदर। प्लस का क्या मतलब है, मदर। तो y जो है मदर है, y आ गई मदर किसकी, जेड की। y किसकी आ गई, मदर जेड की। हमें जेड और u के बीच का रिलेशन फाइंड करना है। तो देखो y की ये फादर है, तो ये क्या मदर नहीं है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो ये फादर हो गया, तो ये ऑब्वियस मदर होगी। तो देखो जेड की ये मदर हो गई, मदर का भाई हो गया। ये वाई जो जेड है, जेड का वाई से यू से रिलेशन निकालते हैं, तो ये इसकी मदर हो गई, जो वाई है जेड की मदर हो गई, और मदर की मदर हो गई ये, और फिर ये भाई हो गया। तो मदर ब्रदर, मदर ब्रदर, माँ के माँ का भाई, माँ की माँ का भाई। ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा। समझ पाए इस बात को। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया हमें मिरर इमेज, लेफ्ट राइट मिरर इमेज हम डिस्कस कर चुके हैं। ये मिरर इमेजेस बनती है, यहाँ पर अगर कोई मिरर बनता है तो ये मिरर इमेजेस बनती है। लेफ्ट राइट बन जाता है, राइट लेफ्ट बन जाता है। और वाटर इमेजेस में क्या बनता है, अपसाइड डाउन, अप डाउन बन जाता है, डाउन अप बन जाता है। तो देखो मिरर इमेजेस के अंदर जो यहाँ पर 2 बनेगा, यहाँ पर 2 बनेगा, ऑब्वियस 2 यहाँ पर ऐसे बन जाएगा। ये मैं डायरेक्ट सही नहीं बना पाया, ऐसे, ठीक है। ये ऐसे बनेगा, जो पास में होगा वो पास में बनेगा, जो दूर होगा वो दूर बनेगा। जो 4 है वो लास्ट सबसे लास्ट में जाएगा, 2 सबसे पहले बनेगा, ठीक है। ये बात और ध्यान है। तो अब देखते हैं हमें, देखो एफ का क्या हो जाएगा, अपसाइड डाउन हो गया। तो अपसाइड डाउन तो वाटर इमेज में बनता है, मिरर इमेज में नहीं बनता। फिर दूसरा देखो जी सीधा का सीधा ही रह गया, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा देखो 7 और 2, पहली बात तो सीधे है, फिर इनका ऑर्डर भी गलत है, तो ये भी हो गया। तो ऑप्शन डी अपना सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया 7 पीपल ABCDE स्कोर डिफरेंट मार्क्स आउट ऑफ 100 इन एन एग्जाम। एक कोई एग्जाम हुआ है, उसमें 100 में से उन्होंने डिफरेंट स्कोर किया है। जी स्कोर द लोएस्ट मार्क, जी ने सबसे लोएस्ट। 7 पीपल है, देखो हम 7 पीपल को बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 लोग बैठे हैं। जी यहाँ पर बैठ गया,
जी यहाँ पर बैठ गया, जी स्कोर द लोएस्ट मार्क, बी स्कोर सेकंड हाईएस्ट, तो बी यहाँ पर बैठेगा, बी यहाँ पर बैठेगा और इसका स्कोर बताया हमें 80 मार्क्स। ए स्कोर 72 मार्क्स, ए ने 72 है, 72 है तो मतलब इससे तो नीचे आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। ई स्कोर मोर देन एफ बट लेस देन सी, जो ई ने जो स्कोर किया है वो एफ से तो ज्यादा किया है, ई ने जो स्कोर किया है वो एफ से, ई स्कोर मोर देन एफ, एफ से ऊपर आएगा, बट लेस देन सी, तो जो ई ने सी से कम किया है तो सी से तो नीचे आएगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट है। फिर क्या बताया है, मार्क्स स्कोर्ड बाई सी वर द मल्टीपल ऑफ 11, वर द मल्टीपल ऑफ 11 एंड लेस देन 70, लेस देन 70 है, 70 से लेस देन है तो 11 के मल्टीपल क्या आ सकते हैं 66, 55, देखो है ना। और सम क्या बताया गया है, द सम ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाई सी एंड एफ, सी एंड एफ, यहाँ पर एफ था, ये मैं इसको अलग कर देता हूँ, एक सेकेंड, देखो यहाँ से सी ई और एफ ऐसे था रिलेशन, सी ई एफ, ठीक है। और इसका हमें क्या बताया है, ये 66 और 55 पॉसिबली हो सकता है, 44 ये मल्टीपल्स में चल सकता है कैसे भी। फिर क्या बताया है, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम कितना बता दिया हमें 120 बता दिया। अब देखो यहां पर क्या बताया गया है, इन दोनों का सम 120 बता दिया, लेकिन अगर हम इन दोनों को इक्वल भी कर दें तो क्या आएगा, इन दोनों को इक्वल कर दें हम तो दोनों के पास 60-60 आना चाहिए, 60-60 आना चाहिए भाई, सही बात है। अगर दोनों के पास, दोनों का सम पता है हमें और दोनों को इक्वल कर रहे हैं तो एक के पास 60 तो दूसरे के पास भी 60, लेकिन हमें पता चल गया, पहले स्टेटमेंट में हमें पता चल गया था कि जो सी है वो ज्यादा है और सी 11 का मल्टीपल है तो सी 66 है, सी 66 है तो एफ के पास कितना होगा, एफ के पास बचा हुआ 120 माइनस 66 होगा, एफ के पास कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, 66 तो कितना हो जाएगा 54, कितने एफ के पास कितना हो जाएगा 54। स्कोर, व्हाट इज द स्कोर ऑफ एफ 54, एफ का स्कोर कितना है 54, ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा। अब इसको गौर से देखा हुआ आपने तो हमारे पास जो काम का इंफॉर्मेशन थी वो कहां से थी, यहां से, जो ऊपर की जो चीजें दी हुई थी वो रेड हेरिंग दी हुई थी, इनका कोई लेना देना नहीं है, इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास जो काम की इंफॉर्मेशन थी वो कहां से थी, ई एंड एफ से अधिक लेकिन सी से कम है, सिर्फ इन्हीं तीन का रिलेशन है। यहां से क्या बताया, सी और ई किसका रिलेशन बता दिया, ये 11 का मल्टीपल है, 70 से कम है, सी और एफ द्वारा प्राप्त अंकों का योग 120 है, सी और एफ का योग बता दिया और फिर एफ का रिलेशन किससे बता दिया, ई और सॉरी ई का एफ से रिलेशन बता दिया, तो हमें पता चल गया कि सी ज्यादा है एफ से, तो हमने निकाल लिया कि जो सी तो होगा वो 66 होगा और जो एफ होगा वो 54 होगा, और एफ का स्कोर हमें पूछा है, क्योंकि इनका तो हमें कोई ना तो इसमें आंसर में लेना देना है कुछ और ना ही ऊपर के हमें इस इंफॉर्मेशन से कोई लेना देना है, इनका किसी से ए बी सी डी ई से कोई रिलेशन नहीं है इनका, ठीक है। तो हम केवल इतनी इंफॉर्मेशन देखकर आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है, संख्या 3, 5, 7, 1, 8, 6, 9 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है, मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से स्टेट में क्वेश्चन दिया गया है हमें, डिजिट कौन सी दी गई, 3, 5, 7, 1, 8, 6 और 9। तो सबसे पहले 1 आ जाएगा, फिर आएगा 3 आएगा, 3 के बाद 4 नहीं है तो 5 आएगा, 6 नहीं है तो 7 आएगा, फिर 6 है ना, 6 ये रहा, 6 रहा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा। तो 9 और 9 सेम है, केवल कौन सा है, एक ही सेम है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में दिया गया निम्नलिखित 4 जोड़ों में से एक निश्चित तरीके से समान है, 3 तो है निश्चित तरीके से समान है और एक जो है वो भिन्न है, हमें जो ओड है वो फाइंड करना है। तो ये क्या है, ये सारी करेंसीज है, ये क्या हो गया, रुपया हो गया, ये क्या हो गया, येन हो गया, ये डॉलर हो गया, ये पाउंड हो गया, तो ये करेंसी है, सही है। फिर देखो ए बी सी डी ई, इनको हम लेटर बोलते हैं तो ये लेटर सही है। फिर ये देखो मल्टीप्लिकेशन, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस और ये डिवीजन, तो ये क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, ये सिंबल्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस के हैं। वैसे तो ये सारे के सारे सिंबल्स ही है, ठीक है, टेक्स्ट भी बोल सकते हैं इन सबको, लेकिन ये वास्तव में है क्या, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, तो ये मैच नहीं कर रहा। 1 2 3 4 क्या है तो सिंबल ही, वास्तव में इनको ये 1 2 3 4 क्या है, एक तरीके से सिंबल ही है, ठीक है, टेक्स्ट भी है, लेकिन इनको बोलते क्या, हम नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी सही है, ये इनका सही किया हुआ है, ये क्या है, ये गलत मैच किया हुआ है, तो ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में हमें इनका एनालॉजी फाइंड करना है फिगर का। तो देखो इनके बीच में क्या रिलेशन है, ये वाला डबल हो गया, ये वाला भी डबल हो गया, ये वाला डबल होकर इधर आ गया, ठीक है। तो इनका रिलेशन देखते हैं, और ये जो डिजिट है ये चेंज हो रही है, यहां से क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो पहले हम जो हमारे पास सिमिलरिटी हमने फाइंड करी उसको यूज करते हैं। तो ये जो दोनों है ये डबल हो जाएंगे, यहां से क्या जाएंगे, डबल हो जाएंगे दोनों तरफ,
यहाँ से डबल हो गए दोनों तरफ, और यहाँ जो डिजिट है वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल होके राइट साइड में आ जाएगा। तो ये देखो यहाँ तक कहाँ तक मैच हो रहा है। देखो इसके अंदर P ये नहीं हो रहा, ये डबल नहीं हुआ, और ये हो रहा है, इसमें ट्रिपल हो गया, तो ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से देखो ये यहाँ पर फाइव थीटा था, फाइव बोल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा अल्फा, तो ये अलग चेंज हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा। हमने क्या फाइंड किया, इनकी एनालॉजी देख ली हमने। तो यहाँ से ये दोनों क्या हो गए, ये डबल हो गए, दोनों दोनों डबल हो गए, ये डबल हो गए इधर आ गया, इधर आ गया, तो हमने यहाँ तक ही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला सबका डिजिट सबकी चेंज है, तो ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है हमें, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन केयरफुली। स्टेटमेंट कंक्लूजन की बात है भाई। देखो क्या दिया गया स्टेटमेंट, ऑल डॉल्स आर रोबोट, डॉल्स हो गया, ऑल डॉल्स आर रोबोट्स हो गई, ऑल डॉल्स रोबोट्स हो गई। वेन डायग्राम बना रहे हैं हम, सम रोबोट्स आर टॉयज, सम रोबोट्स आर टॉयज, सम रोबोट्स टॉयज हो गए। फिर सम टॉयज आर साइकिल्स, सम टॉयज आर साइकिल्स, सम टॉयज आर साइकिल्स हो गए, ठीक है। निष्कर्ष देखते हैं, सम टॉयज आर डॉल्स, टॉयज एंड डॉल्स के बीच में रिलेशन नहीं है तो नहीं फॉलो होगा। नो साइकिल इज रोबोट, देखो नेगेटिव स्टेटमेंट आ गया, नेगेटिव, और स्टेटमेंट क्या थे पॉजिटिव, और कंक्लूजन क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। नेगेटिव कंक्लूजन बन नहीं सकता पॉजिटिव स्टेटमेंट से, तो ये भी फॉलो नहीं होगा, तो दोनों ही फॉलो नहीं होंगे। तो नीदर कंक्लूजन वन नॉर सेकंड इज फॉलो, तो ये अपना आंसर सही हो जाएगा। इसको हम 150 से करके देखें। 150 का मतलब ऑल के आगे जो दोनों वर्ड होंगे वो पहला 100 होगा, ये 50 होगा। 150 सम के आगे क्या आ जाएगा, सम के आगे 50-50, तो दोनों को जब जो कॉमन को है उनको जोड़ना है, उनके पास एक के पास 100 होना चाहिए। तो देखो यहाँ से देखो ये क्या बन गया, ये 100 बन गया और ये 50 बन गया। फिर यहाँ से देखो ये 50 और ये 50 हो गया, फिर ये 50 और ये 50 हो गया। तो यहाँ पे देखो इन दोनों को जोड़ने के लिए 50 चाहिए, 50 100, टॉयज एंड टॉयज है, टॉयज एंड टॉयज है, इन दोनों के पास, इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए एक के पास 100 होना चाहिए, तो जो नहीं है। तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर भी एक के पास 100 होना चाहिए, तो इन दोनों के पास क्या है 50-50, तो इन दोनों स्टेटमेंट को भी हम जोड़ नहीं सकते, तो कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा। तो देखो, और पहली बात ये जोड़ नहीं सकते, देखो डॉल्स और टॉयज को हम जोड़ नहीं सकते, डॉल्स एंड टॉयज यहाँ पर है, इन दोनों को स्टेटमेंट को हम जोड़ ही नहीं सकते, दोनों को जोड़ नहीं सकते, तो ये कंक्लूजन नहीं बनेगा, और ये जो है पॉजिटिव से नेगेटिव बनेगा नहीं, तो दोनों ही फॉलो नहीं होंगे। ये 150 से हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। इस प्रश्न में एक कथन के दो कार्रवाई, कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन की बात की गई है भाई। पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया है, मेनी पीपल हैव कंप्लेन टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री रिगार्डिंग ए डिले इन द रिसीविंग रिफंड ऑफ देयर इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न के जो डिले हुआ था उसके बारे में लोगों ने क्या किया है, कंप्लेन की है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर। तो इसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या क्या हो सकता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री एक तो क्या कर दे, बोल दे कि हम जल्दी से इनिशिएट कर देंगे आपका रिफंड। दूसरा क्या कर सकता है कि जो डिले हुआ है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आपको इंटरेस्ट दे सकते हैं। तो ये कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है। तो कोर्स ऑफ एक्शन के लिए देखो, फाइनेंस मिनिस्ट्री मस्ट इंस्टीट्यूट एन इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट रिसीव्ड रिगार्डिंग डिले इन द इनकम टैक्स रिफंड। दूसरा क्या कर सकता है, देखो कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, इसमें बोल रहे हैं कि जो मिनिस्ट्री है वो एक इंक्वायरी बिठाएगी कि इनकम टैक्स रिफंड जो है उसमें डिले क्यों हुआ। तो ये कोर्स ऑफ एक्शन सही है, कोर्स ऑफ एक्शन सही है, ये एक्शन हो सकता है। दूसरा देखो, द फाइनेंस मिनिस्ट्री मस्ट कंपनसेट द इनकम टैक्स पेज बाय पेइंग इंटरेस्ट ऑन देयर रिफंड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द डिले। जो डिले हुआ है उसके लिए जो इनकम टैक्स आयकर दाता है उनको वो इंटरेस्ट पे कर सकती है कि जितने दिनों का डिले हुआ है उस जो आपका रिफंड है उस पर हम इंटरेस्ट दे देंगे। तो ये भी कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है। तो ये कोर्स ऑफ एक्शन सही है। तो दोनों ही फॉलो हो जाएंगे, दोनों फॉलो करते हैं, बोथ वन एंड सेकंड आर फॉलो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हमें मिरर इमेज बनानी है, फिर से मिरर इमेज बनानी है। तो देखो 8 और M है, यहाँ पर 8 9 आ गया, ये गलत हो गया। फिर दूसरा देखो यहाँ पर 8 M 9 2 F 7 and 4, ये सारा का सारा बन रहा है क्या सही। 9 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर F आ गया, फिर 7 आ गया, 4 आ गया, ये पॉसिबली हो सकता है। ये देखो यहाँ पर, ये देखो ये हो सकता है अपना आंसर। ये देखो ये 2 और 9 दोनों सीधे के सीधे आ गए। फिर इसके अंदर देखो ये 2 अपसाइड डाउन हो गया, 2 अपसाइड डाउन हो गया, तो ये कट गया। तो ऑप्शन बी अपना आंसर हो सकता है। ऑप्शन अपना आंसर हो नहीं सकता, हो गया। ऑप्शन बी अपना आंसर हो गया क्योंकि हमने चारों चेक कर लिए। नेक्स्ट में दिया गया है 17 इज रिलेटेड टू 159 फॉलोइंग ए सर्टेन लॉजिक। एक लॉजिक को फॉलो करते हुए जो 17 है 159 से रिलेटेड है। तो 17 से हम 159 कैसे जा सकते हैं, 17 से 159 कैसे जा सकते हैं, जिस प्रकार 11 इज रिलेटेड टू 105, 11 गुणा 9 99 प्लस 6 गुणा 9 प्लस 6, ये इस तरीके से जा सकते हैं एक तरीके से। दूसरा हम स्क्वायर करके देखें, 121
121 स्क्वायर माइनस 105 करना है हमें, 105 करना है तो कितना रह जाएगा 6 और 1 16 रह जाएगा। तो मतलब ये इसका स्क्वायर करके 4 का स्क्वायर घटाना है। तो ऊपर वाले का रिलेशन देखते हैं हम कैसे बनेगा। ये 17 निमा 153, 17 निमा 153 प्लस 759, तो पहला वाला लॉजिक लग रहा है, ये लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है 13 की फाइंड करनी है ना। उस तरह से 13 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है 13, 13 निमा 117, 13 गुणा 9 प्लस 6, 13 गुणा 9 117 प्लस 6 123, 123 आंसर में है क्या, 123 आंसर में है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा, गुणा 9 प्लस 6। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें ओड वन आउट कौन सा है। ओड वन आउट, यहाँ एक लेटर है फिर उसके डिफरेंट 3 लेटर्स है, यहाँ एक लेटर है उससे डिफरेंट 3, तीनों सेम है, तीनों सेम। यहाँ एक फिगर है, तीनों सेम फिगर आ गई। यहाँ एक लेटर है, 3 फिगर सेम आ गए। यहाँ एक लेटर है, 3 फिगर सेम आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंट आ गया, ये डिफरेंट आ गया। तो ई इनमें डिफरेंट है, ई इनमें डिफरेंट है, ऑप्शन डी अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया एक निश्चित कोड भाषा में ही इंजॉय म्यूजिक को LO, PO और JO के रूप में कोडित किया गया है। म्यूजिक एंड डांस को KB, JO और FB के रूप में कोडित किया गया है। तो दी गई में म्यूजिक का कोड क्या होगा। तो हम देखो इनमें दोनों में कॉमन क्या क्या है, दोनों जो सेंटेंस दिए हुए हैं ही इंजॉयस म्यूजिक, म्यूजिक कॉमन आ गया और म्यूजिक कॉमन आ गया, बाकी दोनों कॉमन नहीं है। तो जो म्यूजिक का कोड होगा वो भी कॉमन होगा। तो म्यूजिक का कोड देखो, हम कोड में देखो कॉमन क्या क्या है, LO, PO, JO, इसमें जो JO कॉमन आ गया और इसमें LO और PO कॉमन है नहीं, KB और F की है। तो जो है वो JO जो म्यूजिक का कोड होगा, म्यूजिक का कोड क्या हो जाएगा JO। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हमें इनका करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले हम बीज को धरती में बो देते हैं, तो सबसे पहले सीड आएगा। सीड के बाद क्या आएगा, सीड के बाद सीडलिंग, सीडलिंग मतलब जो बीज से सबसे पहले जो छोटा पौधा बनता है ना, बीज के अंकुरित होने के बाद, उसको बोलते हैं सीडलिंग। तो उसके बाद क्या जाएगा, अंकुर, क्या जाएगा अंकुर। सीड के बाद सीडलिंग, तो सबसे पहले क्या आया, सीड आया, फिर क्या आ गया, सीडलिंग आ गया। सीडलिंग के बाद क्या होता है, सीडलिंग के बाद प्लांट, प्लांट बनता है, प्लांट बनता है तो वन आ गया। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर उसके पोलिनेशन होता है, पोलिनेशन होता है, पोलिनेशन के बाद क्या आ जाएगा, फ्रूट आ जाएगा, फ्रूट आ जाएगा। तो फ्रूट कौन से में दिया, 5 में दिया। तो ये करेक्ट ऑर्डर है, 3 4 1 2 5, 3 4 1 2 5, 5 सही से लिख देता हूं मैं, ये आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, नेक्स्ट में एक पजल दिया हुआ है हमें सीटिंग अरेंजमेंट का। ठीक है, तो क्या दिया है, देखो 6 लोग बिठाए हैं, 1 2 3 4 5 6, MNOXYZ एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। OY का निकटतम पड़ोसी है। तो इस स्टेटमेंट से क्या हम दोनों को बिठा सकते हैं, नहीं बिठा सकते। अगला स्टेटमेंट देखो, ZO के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, इस स्टेटमेंट से हम बिठा सकते हैं दोनों को। देखो 6 लोग बैठे गए, ये 6 लोग बैठ गए, तो यहां पर हमें इस स्टेटमेंट का यूज करके बिठा रहे दोनों को। ZO के दाईं और दूसरे स्थान पर है, O के दाईं और O यहां बैठ गया, 1 और 2 Z यहां बैठ गया। ठीक है, दूसरे स्थान पर बैठ गया। फिर आगे बताया है X M और N के दोनों और निकटतम पड़ोसी है। X जो है M और N दोनों का निकटतम पड़ोसी है, लेकिन अभी तक अपने पास जो पोजीशंस है उनका यूज करके हम इन तीनों को नहीं बिठा सकते। लेकिन अगले स्टेटमेंट में दिया गया है M O का निकटतम पड़ोसी नहीं है, हम M को O को बिठा सके तो M का रिलेटिव पोजीशन हम निकाल सकते हैं। M का रिलेटिव पोजीशन M का निकटतम O का पड़ोसी नहीं है, तो M यहाँ नहीं बैठ सकता, M यहाँ नहीं बैठ सकता, M यहाँ नहीं बैठ सकता, तो कहाँ बैठ सकता है, देखो M कहाँ बैठ सकता है, M यहाँ बैठ सकता है, M यहाँ भी बैठ सकता है, सॉरी Z यहाँ आ जाएगा, M यहाँ बैठ सकता है, M यहाँ बैठ सकता है, 2 पोजीशन पर बैठ सकता है। अब क्या बताया है, अब इस स्टेटमेंट M के रिलेटिव पोजीशन आ गई हमारे पास, रिलेटिव पोजीशन 2 में आ गई है ना, 2 में। हम इनको गोला कर देते हैं ताकि हमें पता चले रहे फिक्स नहीं है। X M और N के दोनों निकटतम पड़ोसी है, X जो है M और N दोनों का निकटतम पड़ोसी है। तो M का देखो, अब X M और N का निकटतम पड़ोसी कहाँ पे बैठ सकता है, M को अगर यहाँ बिठाए तो यहाँ बिठाए तो X यहाँ बैठ जाए और N यहाँ बैठ सकता है। अगर N को हम यहाँ बिठाएं, M को यहाँ बिठा दे, M को हम यहाँ बैठा नहीं सकते, M को हम यहाँ बिठा नहीं सकते, X M यहाँ बैठ नहीं सकता, तो यहाँ पर क्या बैठेगा, N यहाँ नहीं बैठ सकता, तो ये पोजीशन सही नहीं है। तो कहाँ पर बैठ सकता है, M की पोजीशन फिक्स हो गई। अब M यहाँ बैठेगा, X यहाँ बैठेगा, N यहाँ बैठेगा और Y यहाँ बैठेगा। ठीक है, सबकी पोजीशन हो गई। तो अब देखो Y के निकटतम बाईं ओर कौन बैठा है, Y के निकटतम बाईं ओर कौन बैठा है, Y के निकटतम बाईं ओर O बैठा है, ऑप्शन बी अपना आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया अपना कंप्लीट सॉल्यूशन 18 तारीख का।